हर घर में रौनक बरकत ही बरकत है हर पल, कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान। कहती है ये फूलों की इर्दा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। कहती है ये फूलों की इर्दा अल्लाहु अल्लाह। कहती है ये फूलों की इर्दा अल्लाहु अल्लाह। अशजार के पत्तों ने कहा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरल्लाह। नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ सूराए यासीन हो के सूराए रहमान। ओ सूराए यासीन हो के सूराए रहमान। ओ सूराए यासीन हो के सूराए इखलास। कुरान के लफ्ज़ों की सदा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी। करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी। करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी। दरिया भी है मसरूफ़े सना अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। कहती है ये फूलों की इर्दा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। कहती है ये फूलों की इर्दा अल्लाहु अल्लाह। अशजार के पत्तों ने कहा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु जल्ला जलालहु। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की खुसूसी सहर नशरियात के साथ आपका मेज़बान ज़ैद अख्तर हाजिर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज 18वीं सहरी का आगाज़ अपने चाहने वालों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्त यारों के साथ आज कर रहे होंगे। गुज़िश्ता 17 सहरियाँ मुकम्मल हो चुकी थीं और आज 18वीं सहरी के साथ अपनी काविशों के साथ अपनी टीम के 21 में अनवार रमज़ान में खुसूसी सहर नशरियात के साथ और कई चेहरों के साथ आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे। और गोया कि जितनी खूबसूरत अंदाज़ में, जितनी मोहब्बत के साथ आप लोग सोशल मीडिया पे हमें सराहा करते हैं अपने लाइक कमेंट्स के थ्रू, तो आज भी मैं उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह से मोहब्बतों का इजहार करेंगे। क्योंकि अगर मैं तारुफ़ कराता चलूँ तो आज मुल्क के नामवर शख्सियात हमारे साथ इस हमारे सहर नशरियात की जीनत बने हैं। और आपको पता है नामवर शख्सियात और ख़ूबसूरत शख्सियात इसलिए भी होते हैं कि उसमें कई हमारे मुल्क के नामवर सना खान रसूल होते हैं, कई मुल्क के नामवर उलमाए दीन होते हैं और कई कमर्शियल इंडस्ट्री से, शोबिस इंडस्ट्री से, टीवी इंडस्ट्री से, ड्रामा इंडस्ट्री से और दीगर इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात होती हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं
और कई सोशल एक्टिविटीज़ भी आप लोग मुलाहिज़ा करते हैं। और ख़ास तौर पे आखिर में हमारा बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा सेगमेंट जो कि कॉम्पिटिशन्स राउंड होते हैं वो भी आप लोग मुलाहिज़ा करते हैं। और उसके साथ आखिर में महफ़िल समा भी आप लोग जो है मुलाहिज़ा कर रहे होते हैं। और जिस तरह से खूबसूरत अंदाज में हुजूर का ज़िक्र यहाँ पे कराया जाता है, और बेशक वो हुजूर का ज़िक्र तो हमारी दिलों का राज है और हमारे दिलों का सुकून है, कल्ब सुकून है। वो नाम अक़दस अगर मैं बयान करूँ तो बस यही बात दिल से आती है कि करूँ क्या मदह अहले दुअल रज़ा, पड़ी इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, बलगल उलावी कमाली ही। नाज़रीन, इस खूबसूरत सर नशरियात का आगाज़ आइए अल्लाह ताला के हम्दो सना के बाद आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कलाम और उनकी शान मुबारका से करने के लिए मैं गुजारिश करूं। कबल इसके नाज़रीन मैं बताता चलूँ हमारे साथ जो इस खूबसूरत ट्रांसमिशन को मज़ीद खूबसूरत बनाने में जिन ब्रांड्स का किरदार होता है, इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन हमारे सपोर्टिव पार्टनर हैं, पाकिस्तान बिज़नेस क्लब हमारे सपोर्टिव पार्टनर हैं, एहसान ऑयल एंड गैस कंपनी हमारे सपोर्टिव पार्टनर हैं, फॉरेन एयर प्रोडक्ट्स हमारे सपोर्टिव पार्टनर हैं, खान फूड्स हैं, यूनिका है, ज़ैबुन्निसा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, अलमास हमीरानी, फिब्बी चाय, डीजावू मेल कलेक्शन जिनके ड्रेसेस मैं वेयर करके आपके सामने हाजिर होता हूँ, नेक्जेट 360 इंस्टीट्यूट, सर्विसेज फाउंडेशन, नवेद अहमद मेल कलेक्शन डिज़ाइनर हैं, अल मुसव्विर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के आज हमारे साथ गिफ्ट्स मौजूद हैं, और हर पल ताज़ा टी के चाय के हमारे साथ गिफ्ट मौजूद हैं। इन तमाम ब्रांड पार्टनर्स का बहुत शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, इस खूबसूरत बात, इस खूबसूरत ख़याल के साथ मैं आज आपके सामने जिन शख्सियात का तारुफ़ करा रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ, आप लोग हम बचपन से लेकर बड़े हो गए और बड़ी खूबसूरत अंदाज़ में इन्होंने मुल्क के लिए खिदमात पेश करी, और हमेशा अगर दिलों में बसे तो इंसान गम तो सभी समेटते हुए चल रहे होते हैं, टफ़ टाइम, लेकिन उन टफ़ टाइम पे उन मुश्किलात में भी लोगों को हंसाते हैं और खुश मिजाजी के साथ हर पल हर सूरत मुलाहिज़ा कर रहे होते हैं हम लोग बचपन से अपनी स्क्रीन्स के थ्रू। और मुल्क का बड़ा अहम नाम है, फेमस कॉमेडियन हमारे साथ मौजूद हैं। मैं तारुफ़ कराता चलूँ, हमारे साथ आज इस खूबसूरत नशरियात का हिस्सा हैं जनाब ज़ाकिर मस्ताना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए वेलकम करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम ज़ाकिर साहब। वालेकुम सलाम ज़ैद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं क्या हाल हवाल हैं? जी, बड़ा अल्लाह का करम, बहुत अच्छा है। और आपका प्रोग्राम आज माशाल्लाह 18वीं जो सरी का आगाज़, और देखिए वैसे तो मुलाकात हो रही थी टेलीविज़न पर, लेकिन आज देखें कि अल्लाह का करम है, आज जो है आपसे मुलाकात भी हो गई। क्या बात है। और क्योंकि हम तो आपको मज़ाहिया दुनिया में देख रहे होते हैं, आज लोग हर ट्रांसमिशन में भी आपको देख के उसी तरह से खुश होंगे जिस तरह से आपको एक कमर्शियल इंडस्ट्री स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, और लोग बड़ा मोहब्बत करते हैं आपसे। बस एक बात आपने नहीं की जी जी कि आपको बचपन से देख रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं ना, जी जी जी, तो जो मेरे से 8 साल बड़े होते हैं वो भी मुझे ये कहते हैं कि आपको बचपन से देख रहे हैं। मैंने कहा नहीं, आप मुझे बचपन से नहीं, आप मुझे 55 से देख रहे हैं। 55 से देख रहे हैं, और बचपन से लेकर 55 तक पहुंच गए लोग, लेकिन आपका हुस्न अखलाक और आपका जो गेटअप है और आपकी जो अल्लाह ताला ने सेहत और तंदुरुस्ती दी है उसी तरह से कायम दायम। गेटअप तो मेरा कुदरती ऐसा है, कुदरती है। हाँ, कुदरती। देखे ना आपके सामने जो भी अल्लाह की रहमतें हैं आपके सामने है, इसलिए मैं जल्दी हिट हो गया जी, एक अलग से निकल के आ गया ना मैं। चलें, ज़ाकिर मस्ताना भाई हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे मज़े की गुफ्तगू भी करेंगे और जानेंगे इनके बारे में तमाम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आज हमें इनसे डिस्कस करनी है, जाननी है। नाज़रीन, अगर मैं अपने सेकंड गेस्ट का तारुफ़ कराता चलूँ तो ये भी हमारे मुल्क की आन है, मुल्क की शान है और हमारे मुल्क का कीमती सरमाया है। फेमस कॉमेडियन है, हमारे आज सेट पर मौजूद हैं, और ज़ाकिर मस्ताना भाई के साथ ही शाना बशाना हम इनको देखा करते हैं बचपन से लेकर, और इनके लिए भी यही बात कहूँगा मैं, बड़े हो गए। और ज़ाकिर मस्ताना भाई के साथ हमारे साथ मौजूद हुए हैं जनाब परवेज़ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथ ट्रांसमिशन में। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम परवेज़ भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का अब तक तो एहसान है और रहना चाहिए हर किसी पे। अब तक बहुत ज़बरदस्त हूँ और सेहतमंद हूँ, इस अज़म के साथ हूँ कि
जब तक ज़िंदगी है लोगों को हंसाते रहेंगे, लोगों के आंखों से आंसू चुराते रहेंगे। अल्लाह बाकी अल्लाह जानते हैं क्या होने वाला है, क्या है क्या बात है, क्या बात है। परवेज़ सिद्दीकी भाई ने कितनी अच्छी बात कही कि जब तक ज़िंदगी है हंसाते रहेंगे और लोगों के गम मिटाते रहेंगे। कितनी बड़ी, ये भी एक खिदमत इंसानियत की बात है भाई। परवेज़ भाई से भी हमारी बहुत सारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी रहेगा। आज बड़े अच्छे जो हमारे साथ एक मेहमान शख्सियत हमारी मौजूद हैं, बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं। अगर मैं बात करूं मुल्क में जिस इनकी इंडस्ट्री का बड़ा अहम किरदार है, उसको उस इंडस्ट्री के पर्सनल वे में अगर मैं बताऊं तो एक उस प्रॉपर कंसल्टेंट इंडस्ट्री एक रन भी कर रहे हैं। जनाब तारुफ़ कराऊं तो एसीटी सॉल्यूशन के फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं। एसीटी ऑब्रीवेशन है अकाउंटिंग कॉर्पोरेट टैक्सेशन, डायरेक्टर हैं उसके जनाब अब्दुल वहाब एदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल वहाब भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है मालिक का। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि कैसा लग रहा है आज आपको इस सहर नशरियात का हिस्सा बनकर? आपके नशात हम देखते रहते हैं, बड़े लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, और आज आपका बड़ा सर नवाजिश कि आपने बुलाया और इस नाचीज़ को इस काबिल समझा कि आपने हमें इस मौका दिया आने का और अपने ख्यालात का इज़हार करने का। नाज़रीन, आज अब्दुल वहाब भाई से हम जानेंगे टैक्सेशन के हवाले से जो मसाइल एंटरप्रेन्योर्स को आते हैं और जो लोग के जहनों में इकनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस यकीनी तौर पे रन कर रहे होंगे लोग देखने वाले नाज़रीन, क्योंकि कारोबारी हजरात का एक बड़ा अहम तबका है एंटरप्रेन्योर्स का जो कि टैक्सेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उस हवाले से उनके मसाइल के हल भी जानेंगे वहाब भाई आपसे, और बहुत सारी इनसे फ़र्दर डिस्कशन भी हमारी इनकी कंसल्टेंसी के हवाले से, इनकी फ़र्म के हवाले से रहेगी। नाज़रीन, हमारे साथ जो एक आलमी अगर बात करूँ स्कॉलर हैं और बहुत अच्छे आपके सवालात के जवाबात देते हैं और मजहबी उमूर पे बहुत अच्छी गिरफ्त हासिल है, जनाब अल्लामा आबिद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल हवाले हैं आपके? अल्लाह का करम, आप खैर आफियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज माशाल्लाह आपकी सेकंड टाइम सहर नशरियात में हमसे मुलाकात हो रही है, तीसरी दफ़ा गालिब है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लामा साहब के साथ भी हमारा साथ रहेगा। और अब जो हमारे साथ एक बड़े प्यारे साना खान रसूल मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा उनका तारुफ भी कराता हूँ और उनसे इसी माहौल को आगे बढ़ाते हुए बाकायदा तसलसल बनाते हुए मैं गुजारिश भी करूँगा। मोहम्मद वक्कास कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए वेलकम करते हैं और उनसे गुजारिश भी करते हैं कि हदिया बारगाह रिसालत में अकीदतों के फूल निछावर करें। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। वकास भाई किस कलाम से आगाज़ कर रहे हैं? मैं आला हज़रत का कलाम तज़मीन नबी नशर मिल्लत की लिखी भी पेश करता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। ये वो सच है कि जिसे जहाँ मान गया दर पे आया जो गदा बन के वो सुल्तान गया। उनके अंदाज़ नवाज़िश में कुर्बान गया। नेमतें बांटता जिस्म से वो ज़ीशान गया। साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। तुझसे जो फिर के मुँह जानिब कुरान गया। सुर्ख रूहों के न दुनिया से वो इंसान गया। कितने गुस्ताख बने, कितनों का ईमान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान
मतलब न रखा बैर से काम, उनके सदके न पड़ा किसी से खैर से काम। उनका शैदा उनका शैदा उनका शैदा मुझे क्या करमो तेरे से काम, क्योंकि उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया भाई। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। ये हो सच है कि जिसे एक जहान गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत आला हज़रत का कलाम पेश कर रहे थे जनाब वकास कादरी, बड़ी खूबसूरत अंदाज़ में। अल्लाह ताला कबूल व मकबूल फरमाए। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ हमारे साथ आज इस खूबसूरत सहर नशरियात का जो हिस्सा हैं, बड़े अच्छे मेहमान हैं और मुल्क के नामवर शख्सियत हैं। जैसे कि हमने अभी तारुफ़ भी कराया था कबलनाथ के। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ज़ाकिर मस्ताना साहब। ज़ाकिर भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये इतना अच्छा काम करने का और लोगों को हंसाने वाला काम करने का ख्याल जहन में कैसे आया? ख्याल में तो नहीं आया, लेकिन नसीब में आया। क्योंकि शुरू में तो नहीं सोचा था कि हमने कोई शोबिस में आके हमने लोगों को हंसाना है, खुशियाँ उनके चेहरे पे बिखेरनी है। आज तो हम ये थे कि हीरो बनेंगे, जो हमारे पाकिस्तान के लेजेंड हीरो थे, वहीद मुराद साहब, नदीम साहब, मोहम्मद अली साहब, हम ऐसा कुछ बनेंगे। क्या बात है। लेकिन जब इस तरफ आए तो इत्तेफाक हुआ, फिर थिएटर की तरफ आए। वनडे ड्रामे हुआ करते थे, स्टेज ड्रामे, एक दिन के ड्रामे करते 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 फिर अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाए लियाकत सोल्जर भाई, आमीन आमीन, उमर शरीफ भाई, माशाल्लाह, आमीन। और फिर इनकी नज़रें हम पर पड़ी। तो एक होता है वनडे ड्रामा, फिर होते हैं कमर्शियल ड्रामे 15-20 दिन के। तो फिर इन्होंने अपने पास बुला लिया। क्या बात है। फिर जब इनके साथ खड़े हुए शहजाद रज़ा भाई, लियाकत सोल्जर भाई, उमर शरीफ भाई, मोइन अख्तर भाई, जब इनके साथ खड़े हुए तो लोगों ने इनके साथ साथ हमें भी देखा। तो अल्लाह ने इज़्ज़त दी। और फिर उन जैसा काम तो नहीं कर सकते हम, उमर शरीफ भाई जैसा या लियाकत सोल्जर भाई जैसा या मोइन अख्तर भाई जैसा, शहजाद रज़ा भाई जैसा, लेकिन ये कोशिश करते हैं कि उन्होंने भी पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जाकर अपना जो नाम उन्होंने बनाया, तो वो हैज़ ए कॉमेडियन कह ले हैं और हंसाने वाले, लोगों को खुश करने वाले, खुशियाँ बांटने वाले। तो जब हमने शुरू में ये काम किया तो हमने कहा कि नहीं, हमने हीरो वगैरह नहीं बनना, ये काम बेहतर है। हर ज़िंदगी में किसी न किसी के मोहसिन का किरदार होता है। तो जिस तरह से आपने बताया उमर शरीफ भाई, लियाकत सोल्जर भाई, उनका किरदार शामिल है। बिल्कुल है जी, उनके बगैर तो हमारा ये समझो कि जो हमारी लाइफ है शोबिस की, तो बिल्कुल अधूरी है। और आज जो है उमर शरीफ भाई, जो तो खैर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज आर्ट कौंसिल में उनकी बर्थडे थी आज, तो तमाम आर्टिस्ट वहाँ मौजूद थे। तो बर्थडे का तो एक बहाना था, लेकिन ये था कि वहाँ पे कुरान खानी थी, नात खानी थी, और दुआ के लिए तमाम आर्टिस्ट वहाँ जमा हुए थे आज। माशाल्लाह माशाल्लाह। और नाज़रीन, मैं बताता चलूँ, जिस तरह ज़ाकिर भाई ने बताया आज उनकी बर्थडे के दिन सेलिब्रेशन रखा। हमारी ट्रांसमिशन में भी आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे 102 दिन में स्पेशल उमर शरीफ भाई के लिए हमने ट्रांसमिशन मुनक्किद की है, जिसमें उनकी हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू होंगी, बहुत सारे मेहमान होंगे हमारे साथ शामिल शरीक।
और मज़े मज़े की उनके हवाले से गुफ्तगू भी होगी और उनकी यादों को ताज़ा किया जाएगा। जी जाकिर भाई, तो फिर इन लोगों का साथ आपके साथ बड़ा अहम था ज़िंदगी में? बहुत अहम साथ रहा। फिर उनके साथ पाकिस्तान से बाहर जाके भी बेशुमार काम किया और बहुत कुछ उनसे सीखते, क्योंकि अब थोड़ा सा दौर चेंज हुआ है। हमारा जो दौर था उसमें सबसे पहले क्या था कि सीनियर के साथ नहीं बैठना, एक अदब एहतराम ज़्यादा था। अब भी है, लेकिन हमारे दौर में उस टाइम में जब हम आए थे तो बहुत ज़्यादा था। हाँ, लेकिन उस अदब वो एहतराम जो है हमारा, वो जिसे कहते हैं ना, रायगा नहीं गया, मेहनत रायगा नहीं जाती। तो उस अदब से, एहतराम से सीनियर के साथ बैठना, उनकी दुआएं लेना, तो अल्लाह ताला ने पे बहुत रहमतें की। जी जी जाकिर भाई, मेरा ये मानना है कि हर काम में आपको अदब और सीनियर का ख्याल रखना और उनका एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। महान अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाता है। बेशक देखें ना, आप घर से चलते हैं तो पहले आपका माँ बाप के लिए आपका क्या है रवैया, क्या है। देखें, मैं लोगों को समझाता हूँ, कुछ लोगों को मेरी बात बुरी भी लगती है। बहरहाल मैं, देखें ना, आप माँ बाप की दुआएं हैं आपके साथ है, फिर घर वालों की दुआएं हैं, फिर फैमिली की आपकी दुआएं सारी है। अब मैं आने वालों से भी एक बात कहता हूँ कि अब जब से सोशल मीडिया आया तो थोड़ा सा एक इजी हो गया काम, आप जो मर्जी मोबाइल पर अपना काम कर लेते हैं। लेकिन उस दौर में ऐसा नहीं था। वहाँ प्रॉपर एक समझे कि जिसे एकेडमी कहते हैं ना, तो आप अगर एकेडमी उस दौर में कम थी तो एक थिएटर एकेडमी था कि आपने पहले वनडे ड्रामे करने हैं, उनके साथ बैठना है। एक दिन का ड्रामा होता था, उसमें 15 दिन की रेसल होती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने 15 दिन की रेसल भी करनी है उसके अंदर आके। अब आपका छोटा कैरेक्टर है या बड़ा कैरेक्टर है, ये भी नहीं है। लेकिन अब आने वालों के लिए काम की जगह तो बहुत है, लेकिन वो जिसे कहते हैं अदबी नशिस्त होती है, वो उनके नसीब में शायद नहीं आ रही है। वो जो आनी चाहिए। रात काले की करा करते हैं एक आर्टिस्ट की अगर जिंदगी देखा जाए तो। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। ड्रामा कर दिया, ड्रामा करने के बाद सदर में बैठ गए, सुबह होगी तो घर जाएंगे। क्या बात है ना। परवेज भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका इस फील्ड में आने का इत्तेफाक कैसे पेश आया? मेरा इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरे बड़े भाई, बेसिकली आप सब जानते हैं, दुनिया जानती है, शकील सिद्दीकी जो है, वो हमारे घर में एक आर्टिस्ट पैदा हुए। उनको देख के भी मुझे शौक हुआ और मुझे बेसिकली जो है ना वो कॉमेडी करने का शौक था। वो मेरे अंदर जो एक विट होता है ना, एक विट और स्पॉन्टेनियस, वो थी। जब मैं कोई बात करता था वो टाइमिंग से करता था। कोई भी, आप भी टाइमिंग से कोई बात करेंगे ना, किसी को जवाब देंगे, किसी आंसर करेंगे तो लोग हंसेंगे, होता है ना ऐसा। तो वो बहुत ज़्यादा थी। फिर भाई को देख के मुझे शौक हुआ। फिर मैंने ये ड्रामे लाइन में जाकिर मस्ताना मुझसे पहले के आर्टिस्ट हैं, ये सीनियर है मुझसे, और मैं वन मैन शो करता था। वन मैन शो सबसे मुश्किल शोबा है। मैं सीनियर हूँ जाकिर भाई, लेकिन अक्सर ये मुझे हर जगह कह देते हैं ये सीनियर है और मेरे अब्बू के दोस्त हैं। मेरे अब्बू के दोस्त। अच्छा, इससे जब ये कहते हैं ना मेरे अब्बू के दोस्त है, तो मेरी उम्र लगती है बहुत ज्यादा। अभी नहीं, इनकी उम्र ये है तो लोग यही जाता है ना कि सीनियर है। नहीं, इनकी उम्र बहुत ज्यादा होगी, 25 साल रातें निकाल के वो लगा लो तो 50 हो जाती है। मतलब हम तो पैदा ही नहीं हुए अभी। तो इस हिसाब से ये मैं इनके अब्बू का शागिर्द। अच्छा। हाँ, अब क्योंकि हमारे फैमिली टर्म्स भी है, शकील भाई हमेरा मतलब आना जाना, वालिदा के साथ भी, इनके मेरे साथ भी। मेरे वालिद डिस्ट्रीब्यूटर थे फिल्मों के, उन्होंने हमें वो रिस्क खिलाया है जिसके अंदर शो बीस का पैसा था। तो वो थोड़ा सा आना ही था हमारे खून में। फिर उसके बाद मैंने वन मैन शो किया है। अच्छा। ये जरा सबसे दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, वन मैन शो करना। हाँ, मैंने दुनिया पाकिस्तान में इत्तेफाक करा और या फिर नहीं जी, मैं 24 मुल्कों में कर चुका हूँ माशाल्लाह से। और पड़ोसी मुल्क में मैंने काफी इसमें भी किया, मैंने भी किया। तो स्टैंड अप कॉमेडी में बड़ी मुश्किल कॉमेडी में भी सीजन 3 जो हुआ था, ग्रेट इंडियन लाफ्टर सीजन 3, जिसमें कपिल शर्मा थे, तो उसमें 10 कॉमेडियन पाकिस्तान के थे, बड़े नामवर इस पाकिस्तान के, और इंडिया के 30 थे, जिसमें फिर भी मैं अवार्ड लेके आया था पाकिस्तान के लिए। कपिल शर्मा जीत गया था मुझसे किसी वजह के बिना पे। लेकिन वो बहुत लंबी कहानी है, फिर तो ये आपका प्रोग्राम छोटा हो जाएगा। जाकिर भाई के साथ बहुत ज़्यादा थिएटर करे हैं आपने। और जी, अभी तो हम माशाल्लाह हम साथ साथ कर रहे हैं बहुत। अभी एक ड्रामा हमने किया था मोहल्ला पौने 8, जो रिकॉर्ड मोहल्ला पौने 8 सुन के ही आपको का क्या कॉन्सेप्ट था इसमें? पौने 8 के जैसे ख्वाजा सरा की जिंदगी पे था वो। अच्छा। और उसके ट्रायंगल एक कहानी थी। उसमें एक गरीब किसी अमीर से मोहब्बत कर सकता है, दुनिया में हो सकता है। ऐसी चीज नहीं है कि एक अमीर गरीब से मोहब्बत नहीं करे या गरीब अमीर से नहीं करे। परवेज का लिखा ड्रामा था, लेकिन एक लाइन उसकी और है, वो भी बड़ी अच्छी है। वो परवेज से पता नहीं क्यों बता रहे, ड्रामे के राइटर यही थे मोहल्ला पौने 8 के।
और डायरेक्टर उसके एम जमील आए थे। उसमें गौर था जी ख्वाजा सराय है ना, ये कह रहे हैं कि हुकूमत हमें दें। अच्छा, आपने सबको आजमा लिया। नहीं, उसमें एक कस्बा ऐसा दिखाया मैंने, मोहल्ला कि जिसके अंदर 1300 वोट ख्वाजा सरों के हैं, जिसकी वजह से वो चौधरी हमेशा जीत जाता था। अच्छा। लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो चौधरी अपने आपे से बाहर होता है। मोरूसी सियासत को हमने उसमें उजागर किया कि बेटा है तो बाप भी है, तो पोता भी है, तो उसका दादा भी ये सियासतदान होगा। ये कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? तो उसको भी दिखाया था और यही वो चलता रहा है। मोहब्बत भी दिखाई थी और इनकी कहानी भी दिखाई थी। तो ये इसमें गुरु होते हैं, इनको हम खड़ा कर देते हैं उस चौधरी के अगेंस्ट। तो वो बड़ा जबरदस्त एक ईद कहानी पे हमको प्रोग्राम रखेंगे ना, तो उसी गेटअप में मैं परवेज सिद्दीकी को यहाँ लेके आऊंगा, उसी गेटअप में लेके फिर आप देखिएगा आपको कितना मजा आएगा। स्क्रीन को चांद चाट लगाएंगे हम। और हम इस ईद पे हम ड्रामा कर रहे हैं, ईद हो गई मेरी, वो भी मेरा लिखा हुआ है। क्या बात है। इसमें मेन रोल इनका है और शानी अजीम साहब है, वो है, और एक लड़की और है, शकील शाह है, और सलीम शेख है। बहुत बड़ी टीम है माशाल्लाह। ईद के दिन से रोजाना 2 शो है उसके। सही सही। जाकिर भाई, वो आप उमर शरीफ भाई के हाथों जब हमने बचपन से देखा तो पिटाई बहुत आपने खाई है जी, बाल इसी वजह से गिरे इसी बात जी, बहुत दफा तो स्लिप भी हो उनका हाथ, दूसरों को लगाया जाके। अच्छा, मारते इन पे तो लगता कहीं और। अच्छा, तो ये हाथ खाने से कुछ क्या मतलब तबीयत में फर्क आया या काम में हुनर बढ़ा आपका? जी बिल्कुल, ऐसा काम बढ़ा कि पूछे नहीं। अच्छा, उनके थप्पड़ में भी शिफा थी। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सच बात बता रहा हूँ, जिसने थप्पड़ खाया वही सीखा है, और जिसने नहीं खाया गाल पीछे किया तो रह गया, फिर रह ही गया। बिल्कुल ऐसी बात है कि उमर भाई का ये खुशनसीबी आपको भी हासिल है। बिल्कुल बिल्कुल है, और शकील भाई को भी ज्यादा। उमर भाई का जो मारना, और दूसरा भी ये बात होती थी कि उमर, आपको पता है, एक तो थिएटर कर रहे हैं आप, उसमें कैमरा कट का तो है ही नहीं जी, कि अगर आपसे गलती हो गया दोबारा कर लेंगे। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है शो। जो आपने कह दिया, जो आपसे हो गया वो निकल गया, दोबारा कह सकता। तो उमर भाई के साथ काम करना इंतहाई मुश्किल था। उनकी आंखों को समझना पड़ता था। इशारे से आपने चलना, उमर भाई के जो इशारा करा वो क्या कहना चाहते हैं, अब क्या करना है आपने करना है। लेकिन बात ये थी कि जब आपने उमर शरीफ भाई के साथ काम कर लिया, तो उसके बाद कहीं भी काम कर सकते, तो वो आपके लिए इसी कहते हैं ना, वो बच्चा गेम हो जाता है। ये है, वहां आपने काम कर लिया, मार भी खा ली, डांट भी खाई। हलवा कह देते हैं ना, कहते हैं ना एक आम वे में। हाँ। फिर हर जगह हलवा है। क्या बात। हमने तो स्टेज पे भी मार खाई है, कई जगह गलती हो गई तो स्टेज के पीछे भी मार खाई है। क्या बात। लेकिन उस मार ने बहुत गलती की है तो घर आके भी मारा उन्होंने। घर आके ही मारा। मतलब इतने तो आप अपने पेरेंट्स से भी नहीं पिटे। हर वक्त हर जितना उम्र लम्हे हम अवेलेबल होते थे उनके मार खाने के लिए। क्या बात। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला उनको गनी के रहमत करे। वो हमारे मुल्क का इतना बड़ा सरमाया था कि अब उनका खला कोई पूरा नहीं कर सकता। बेशक बेशक, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए उमर भाई की। नाज़रीन, हमारा सिलसिला जारी रहेगा गुफ्तगू का परवेज़ सिद्दीकी भाई से, ज़ाकिर मस्ताना भाई से। अब मैं गुजारिश करूँगा, हमारे साथ मजहबी स्कॉलर मौजूद हैं, अल्लामा आबिद रिज़वी साहब। अल्लामा साहब, मुझे ये बताएं कि अशरा मग़फ़िरत अपनी तेज़ी की तरफ, इख्तिताम की तरफ है। अशरा मग़फ़िरत के हवाले से कुछ इस तरह की बरक़ात बताएं कि देखने वाले नाज़रीन उसकी बरकतों को समेट लें, लूट लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, ख़ुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इससे कबल जब मैं ट्रांसमिशन में आया था तो वो अशरा मग़फ़िरत का पहला दिन था, पहली सहरी। और अशरा मग़फ़िरत की पहली सहरी में हमने इसी मौजू पर तकरीबन गुफ्तगू की थी कि मग़फ़िरत के लिए क्या ज़रूरियात हैं जिसकी वजह से हम मग़फ़िरत के मुस्तहिक़ बन सकते हैं। तो गुफ्तगू हमारी जहाँ पर आकर ख़त्म हो गई थी वो ये था कि अल्लाह ताला के हुज़ूर तौबा की जाए, और तौबा के साथ ये भी इंतहाई अहम और ज़रूरी बात है कि बंदा जहाँ उन गुनाहों के लिए जहाँ उसने अल्लाह के हुकूक़ की नाफरमानी की तौबा करता है, वहाँ इंसानों के साथ जो उसके हुकूक़ हैं या इंसानों के जो उस पर हुकूक़ हैं, उसमें वो गौर व फ़िक्र करे कि कहाँ उसने दूसरों की हक़ तलफ़ी की और कहाँ उसकी हक़ तलफ़ी हुई। अब जहाँ उसने दूसरों की हक़ तलफ़ी की है वहाँ तो लाजमी है कि उनसे माफ़ी मांगी जाए, इसलिए कि जब तक बंदों के हुकूक बंदों से माफ़ ना करवा लिए जाएं उस वक़्त तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से भी उनकी माफ़ी नहीं। और दूसरा पहलू इसका ये है कि बंदा अपनी ज़ात के मामले में हमेशा ये चाहता है कि उसकी हर छोटी बड़ी गलती पर उसे माफ़ी दी जाए। तो जो हम अपने लिए पसंद करते हैं, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि तुम में से कोई शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता उस वक़्त तक कि जिस चीज़ को वो अपने लिए पसंद करता है उसे अपने भाई के लिए पसंद ना करे। बेशक हम अपनी ज़ात के लिए हमेशा माफ़ी चाहते हैं, हमसे छोटी गलती हो या बड़ी गलती हो हम लोगों से ये तवक्को रखते हैं, बल्कि रब की ज़ात से भी ये तवक्को रखते हैं कि हम जब माफ़ी मांगें तो हमें माफ़ कर दिया जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह जो हम अपने लिए पसंद करते हैं इसे हमें दूसरों के लिए भी करना चाहिए। बेशक ऐसा ही है कि हमसे आम तौर पर ऐसी बात है कि हम जब भी कोई परचेजिंग करते हैं
उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ें सिलेक्ट करते हैं, लेकिन जब किसी और जहाँ पे ख़ास तौर पे किसी की मदद करने के लिए बात आती है तो हम वो चीज़ सिलेक्ट करते हैं कि बस वो टालने वाली बात करते हैं। तो इसमें इस्लाम क्या कहता है? ये हुस्न अखलाक का भी अमल है ये। अल्लाह अकबर। मैंने शुरू में कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही। तुम में से उस वक्त तक बंदा कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता कि जिस चीज़ को वो अपने लिए पसंद करता है उसे अपने भाई के लिए पसंद ना करे, या जिसे अपने लिए नापसंद करता है उसे अपने भाई के लिए नापसंद ना करे जी। तो उसने अखलाक भी है और तालीम इस्लाम भी है कि मोमिन की सिफात में से ये है कि वो खुद को और दूसरे मुसलमान भाई को एक जैसा समझे, एक दूसरे के लिए धोखाधड़ी का सबब ना बने। तो जब हम खुद के लिए ये पसंद करते हैं कि हमारी छोटी बड़ी गलती को माफ़ कर दिया जाए, तो फिर हम दूसरों के साथ अफू दरगुजर से काम, हमारे हाथ के नीचे काम करने वाले कई लोग होते हैं जो हमसे कमज़ोर होते हैं, हमारे घरों में बच्चे होते हैं, तालीमी इदारों में बच्चे होते हैं, मुआशरे में सैकड़ों लोग हमें मिलते हैं और उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं कि इंसानी फितरी तकाज़ों के एतबार से उनसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। बेशक ऐसे ही है। और बिलखुसूस अगर मैं कहूँ हमारे मुआशरे में इस वक्त 50% लोगों की परेशानियाँ किस वजह से हैं कि किसी मसले में मेरी अना आ गई है, या तो मैं माफ़ी मांग नहीं रहा या मैं सामने वाले को माफ़ नहीं कर रहा। ख़ानदान के ख़ानदान बिखर गए हैं, भाई भाई से नाराज़ बैठा हुआ है, बच्चे वालिदैन से रूठे हुए हैं, वालिदैन का दिल बच्चों से दुखा हुआ है। तो इस सब में अगर आप घूम फिर कर वजह तलाश करेंगे तो वो अफू दरगुजर का ना होना। अगर हम मुआफ़ी को इख्तियार करें या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक को देखें, अभी 20 रमज़ान मुबारक आएगा, फ़तह मक्का का मौका है, और फ़तह मक्का मैं समझता हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में से अफू दरगुजर का बेहतरीन पैगाम है। सही बात। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना तैयबा की तरफ हिजरत फरमाई। क्या बात है, क्या बात है। मुसलमानों पर हालात इस कदर तंग कर दिए गए कि जान और ईमान बचाना मुश्किल हो गया, और उस पर फिर उन्होंने सब्र के साथ इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि अपना घर बार ख़ानदान सब कुछ छोड़कर मदीना तैयबा पहुँचे। फिर वक्त बदला तो वो लोग जो रात की तारीकी में हिजरत करके गए थे, एक बड़े लश्कर के साथ मक्का के पास आए। अल्लाह अकबर। इस वक्त हालात उनके कंट्रोल में थे, ताकत उनके पास थी, फौज उनकी मजबूत थी, अहले मक्का तो डरे हुए थे। उस वक्त रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो एक एक से बदला ले सकते थे, लेकिन आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुआफ़ी का ऐलान फरमाया। किसी से कोई बदला नहीं लिया गया सिवाय चंद लोगों के जिनका जुर्म जो है वो इंदल्लाह उसकी सज़ा पहले से मुकर्रर थी कि तौहीन रिसालत उनका जुर्म था। उनसे मुतालिक रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें कत्ल किया जाएगा। उसके अलावा आम मुआफ़ी का ये कहकर ऐलान कर दिया गया कि जो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर ले, हमारे सामने लड़ने के लिए ना आए। इससे पहले उसने जितना बड़ा जुर्म किया था रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से उसे माफ़ कर दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमान है और बहैसियत मुसलमान कुरान का पैगाम हमारे लिए ये है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना, आइडियल पर्सनैलिटी है तुम्हारी। अब वो आइडियल हैं तो उनकी शख्सियत को हमें अपनाना चाहिए, और उसमें से अगर ये एक वस्फ़ हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना। अक्सर हमारे लोग ये सोचते हैं कि यार मैं पूरी सीरत पर कैसे अमल करूं, तो मैं कहता हूँ एक बात ले लीजिए, एक बात कि आप अफ़्व दरगुजर को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। किसी से गलती हुई तो आप माफ़ कर देंगे, अगर आपसे हुई है तो आप माफ़ी मांग लेंगे, बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। वो दरगुजर ही हर चीज़ का बेहतरीन नमूना है, और हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बतें बाँटी हैं, शफ़क़त बाँटी है, और हर चीज़ को दरगुजर करा है। क्योंकि मेरे हुज़ूर के बारे में ये कहा जाता है कि कोई आए जाए तलब से तो सिवा देते हैं, आए बीमार तो हर दुख की दवा देते हैं, गालियाँ देता है तो कोई दुआ देते हैं, दुश्मन आ जाएं तो चादर भी बिछा देते हैं। ऐसे हैं मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। परवेज़ सिद्दीकी भाई, ज़ाकिर मस्ताना भाई, मुझे ये बताएं कि आम तौर पर अपनी फील्ड के से हटकर अगर आप बात करें जाएँ, पूरे साल काम में मसरूफ़ होते हैं, लेकिन पूरे साल आप सोशल एक्टिविटीज़ भी करते हुए दिखते हैं। तो जी, ये अमल कैसे राह अमल आया? ये कई साल पहले मैंने अकेले ने कदम उठाया था। तो मैंने एक अपनी बेटी के नाम पे ज़ैनब वेलफेयर ट्रस्ट माशाल्लाह बनाई मैंने कई साल पहले। तो अकेला था। उसके बाद मुझे फिर परवेज़ सिद्दीकी मिले। तो जब परवेज़ सिद्दीकी मिले उसके बाद मुझे शैनी अज़ीम
हमारी टीवी स्टेज की बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं। क्या बात है। अच्छा मैं बताता चलूँ, शैनी अजीम भाई बाजी की इन्होंने बात करी, अभी कुछ ही लम्हों में इंशाल्लाह आप उनको भी मुलाहिज़ा कर सकेंगे आज हमारी अनवार रमज़ान सर ट्रांसमिशन में। जी जाकिर भाई क्या बता रहे थे? हाँ, तो मैं ज़ैनब वेलफेयर ट्रस्ट का सदर हूँ, ये जनरल सेक्रेटरी है, शैनी जो फिर जॉइंट सेक्रेटरी है। तो हमने कहीं से कभी कोई फ़ंड वगैरह कभी नहीं लिया, शोज़ वगैरह करके। और कुछ हमारे दोस्त हैं, हुसैन मार्केटिंग के हैं बाबर अब्बासी भाई, वो और इसी तरह ये कई लोग हैं हमारे साथ हैं। कुछ जब उन्होंने देखा कि एक अच्छा और ये नेक काम कर रहे हैं तो फिर हमारे वो समझो कि बाजू बनते गए, साथ बनते गए हमारे। क्या बात है, वाह। फिर कुछ लोगों ने अब बातें भी की कि आप लोग क्या करते हो क्या नहीं करते हो, तो हमारा कुछ तरीके का अच्छा, दुनिया वालों का तो काम ही यही है। जी जी बिल्कुल। वो इंसान कुछ भी कर रहा है उसमें बातें जरूर करनी है। मेरी अम्मी ने मुझे पहले कह दिया था, अगर ऐसे बात ये काम करोगे तो आप लोग फिर सुनने के लिए तैयार हो जाए कि भाई अब तो ये भी नहीं छोड़ते, ये भी खा जाते हैं, वो कर देते हैं। हमारा ये था कि लोगों को हमने वो बातें तो सुन ली लेकिन हमने वो बातें बताई नहीं। आपने हमें कुछ राशन दिया, फर्ज करें 150 राशन दिए, तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपका नाम लें तो हम ये तो बता देंगे कि हमें यहाँ से 100 राशन मिल रहे हैं। अब जहाँ हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिन फैमिली में जाके हमने देना है, वहाँ हम तस्वीर, फोटो कापी, ये ऐसा वैसा कोई काम भी नहीं किया। तो लोगों को हम सिर्फ लेते हुए नजर आए, कहीं जगह से देते हुए नजर नहीं आए। तो हमारा यही था कि अच्छा, आप देते हुए नजर आ जाए तो फिर बुराई है, हाँ, और लेते हुए नजर आ जाए तो बुराई है। मतलब तो हमने ये दुनिया किसी हाल में खुश नहीं है। नहीं, हम वो सारी चीज़ें अपने अकाउंट में वो रखते हैं। उसकी वजह ये, उसकी तस्वीरें भी लेते हैं हम, चेहरे की नहीं, किसी के जो देते हुए, और वीडियो भी होती है, लेकिन वो हमारे किसी सोशल मीडिया पे नहीं दिखेगा कभी भी। लेकिन अगर कोई ऑडिट करने वाला आ जाए तो हमने एक रखा हुआ सिस्टम के भाई ये सारा सिस्टम है, ये चीज़ें इधर से आई, यहाँ गई हैं, सब कुछ है। ऑडिट भी ज़रूरी है ना। फिर आप जैसा आदमी, कोई भी बाशऊर इंसान आके खड़े होकर पूछ सकता है कि भाई आपने इतनी सारी चीज़ें ली, अपने चेहरे पे ये जो ज़ैनब वेलफेयर खोला हुआ है, इसकी क्या पूरा तफसील है। तो फिर वो तफसील दिखाने के लिए हमने रखा, लेकिन हमने कभी सोशल मीडिया पे या किसी चीज़ पे कोई तस्वीर, कोई चीज़ नहीं डाली है। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमसे जुड़ते गए, बहुत सारे लोग हैं जो नाम नहीं बताते, हम उनका नाम लेना भी नहीं चाहते। अल्लाह ताला उनके दिए हुए को अपने बारगाह में कबूल फरमाए। जिस तरह से वो आपने अभी इसको मॉनिटरिंग करने के हवाले से बताई ना, टैक्सेशन के हवाले से वो इदारे पूछते हैं, एक इसी इदारे से मुंसलिक अब्दुल वहाब भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो अभी तो ये भी आपकी मॉनिटरिंग करेंगे, हम बात करेंगे आपके हवाले से। बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि हमने, मैंने बताया ना, आज तक हमने कोई शो किया अपनी मेहनत से पैसे कमा के हमने अपने पैसे डाले हैं। अभी तक जैसे कोई कहीं से आते हैं पैसे, ये वो आने चाहिए, हमें दें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हम तो ये भी कहते हैं, फ़र्ज़ करें मुझसे, मैं किसी बहन बेटी की शादी है, उनका कार्ड आता है हमारे पास कि भाई हमें तो 500 आदमी का खाना करना है या कुछ फर्नीचर करना है, ये करना है, तो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, हाँ आप हमें सपोर्ट करेंगे तो मैं घर भी दिखा दूंगा, उन तक ले भी जाऊँगा। अब खामा खाई तो हम बैठ के ऐसे नहीं कह सकते ना कि भाई यहाँ हम आए हुए, इन्हें खाना भी चाहिए, इन्हें फर्नीचर चाहिए या खाने के, तो ये तो अजीब मसला हो जाएगा। जी जी। तो फिर हमारे पास ऐसे दोस्त हैं। और जिस तरह से आपने हुसैन मार्केटिंग के हवाले से बात करी, बाबर अब्बासी भाई की, सपोर्ट कर रहे होते हैं। जी जी बिल्कुल। और एक्टर्स को, फिल्म इंडस्ट्री जी, और अल्लाह, परसों कल उनकी बरसी थी, अपना अमजद साबरी साहब। जी जी। तो अमजद साबरी भाई छोटा भाई हमारा, तो वो चुप करके हमारे इस काम में वो बड़ा साथ देते थे। अगर हमने फ़ोन कर दिया कि जी फलानी जगह जो है ये मामलात हैं, तो इतना अच्छा अंदाज था अमजद साबरी साहब का कि अगर फर्नीचर जा रहा है या खाना जा रहा है तो हम में से कोई नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। खाना उसके यहाँ खुद पहुंच जाएगा, क्या बात, फर्नीचर उसके यहाँ खुद पहुंच जाएगा, हम में से कोई भी नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। सिर्फ वो फ़ोन कर देते थे, परवेज ने फ़ोन कर दिया भाई कि आप इतने आदमी का आपने खाना पहुंचा देना है और ये फर्नीचर है उस घर पहुंचा दें, बिल हमें अलग दे दें, ताकि कोई ऐसा जिसे कहते हैं ना वो शोशा वो मामला ना हो। तो बस अब ये हम कहते हैं कि अच्छा, दूसरी बात ये कि ये इंतहाई एक मुश्किल काम होता है ना, नजर आता है कि मुश्किल काम है, लेकिन जितना फायदा, जितना सुकून आपको इस काम में ना, अच्छा आदमी कहता है कि मैं वो काम करूं कि जहां मुझे 10,000 मिल जाए, जहां मुझे 20,000 भी मिल जाए, 50,000 रुपये भी मुझे मिल जाए, इसमें तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा होता ना। जी जी। क्योंकि आपने इसमें बिला उसके मुआवजे के टाइम भी देना है और रात दिन एक करनी है आपने जाकर, ये काम आदमी करके देखे। क्योंकि परवेज़ जो है, अभी भी परवेज़ जो है, आज हम आर्ट काउंसिल में वो जो उमर भाई का हमने
दुआ के लिए प्रोग्राम रखा, तो परवेज़ उसमें नहीं आ सके क्योंकि औरंगीटोन में बहुत आगे एक आबादी है, वहाँ पे बहुत आगे करके, तो खाने का एहतमाम करना है वहाँ कहीं 500-600-700 लोग का। तो परवेज़ ने फैसला किया कि ज़ैनब फरफर के हवाले से अगर हम ये चुरंगी पे करते हैं तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब वो लोग ऐसे लोग हैं कि जिनके पास गाड़ी का किराया भी नहीं है कि वो शहर में आके कुछ खा भी सके। देखें कहीं भी चौरंगियों पे कहीं लग रहा है तो कस्बे वाले कैसे आ सकते हैं? जी जी, जो बहुत दूर अफ्तादा इलाकों में रहते हैं, जिनके गाड़ी का किराया नहीं है, वो जाहिर से आप बता रहे हैं इतनी दूर है, अंदर का इलाका बहुत दूर है। मैं अभी देख के आज आया हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, यानी कि मेरे अंदर से रूह जैसे कांप सी गई कि उधर लोग रहते कैसे, किस तरीके से उनकी आमदोरफ्त का और सारा सिलसिला, कच्चे घर, उनके बच्चे, और को इतनी दूर दूर जाना होता है। पिछले साल जी हम हर साल ऐसे ही करते हैं कि हम 1000, 500, 800 जो हमारी तौफीक होती है, जो लोग देते हैं, उस हिसाब से हम एक दस्तरखान लगाते। उसका नाम हमने रखा हुआ है रमजान के मेहमान। क्या बात है। तो वो मेहमान सारे रमजान शरीफ के होते हैं। अच्छा फैसला। मैं बताऊं आपको, जिस तरह से आप लोग इन लोगों को, शोबिस इंडस्ट्री के लोगों को और फिल्म इंडस्ट्री के लोग हमारे साथ होते हैं, हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ हमें जो एंटरटेन करते हैं, ये सिर्फ हमें एंटरटेन नहीं करते बल्कि ये लोग भी बड़ी खिदमत इंसानियत का दर्ज दे रे हैं। और नहीं, जब एक्टर का या किसी उसका नाम आता है तो लोग मैंने ऐसे भी देखा है, अस्तगफुरुल्लाह भी पढ़ लेते, ऐसी बात नहीं है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हसास तो हर इंसान होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक न ज़्यादा दी हुई हमें हसासियत की, क्योंकि हम ज़्यादा हसास होते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर हसास नहीं होंगे तो किसी के कैरेक्टर में डूब के वो अदाकारी नहीं कर पाएंगे कभी भी जिंदगी में। क्या बात है। तो इसलिए मैं चाहूँगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल वहाब भाई, क्योंकि अब्दुल वहाब साहब का अगर मैं तारुफ कराता चलूँ, अब्दुल वहाब एदी साहब टैक्स एडवाइज़र हैं एंड बिज़नेस कंसल्टेंट हैं, पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप से रिलेट भी करते हैं और कई ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करते हैं FBR के हवाले से। तो हमारे साथ मौजूद हैं वहाब भाई। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि मुल्क में जो इकनॉमिक पोजीशन है इस टाइम, तो उसके हवाले से क्या टैक्स के हवाले से आपकी खदमात अंजाम दे रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जैद भाई। पहले तो ये जो हमारे माशाल्लाह से बड़े अच्छे कॉमेडियन जो मुल्क के हमारे कीमती सरमाए हैं, जो बातें कर रहे थे खिदमत के हवाले से, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है, मगफ़रत का अशरा है फिर आगे, तो ये वो महीना होता है जिसमें लोग अपनी ज़कात खैरात बहुत ज़्यादा निकालते हैं, क्योंकि ये वो महीना है जो हर बंदा पेश नज़र आता है। क्योंकि रमज़ान के बारे में है कि आप एक नेकी करोगे तो आपको 70 गुना ज़्यादा, कम अज़ कम 70 गुना ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। बाकी अल्लाह का मालिक जो है कुदरत रखता है, वो आपको ज़्यादा देता है, आपकी नीयत के ऊपर डिपेंड करता है। और कराची जो अपना हमारा जो शहर है वो इस मामले में सबसे आगे है अल्हम्दुलिल्लाह, इस पूरी दुनिया में। कराची ना सिर्फ टैक्स देने में सबसे आगे है, इस तरह के फलाई काम करने में भी सबसे आगे है। मेरा क्योंकि ताल्लुक एदी कम्युनिटी से भी है, मैं खुद एदी हूँ, और अब्दुल सत्तार एदी साहब एदी फाउंडेशन वाले और उनकी जो वाइफ बिल्किस एदी, जिनका भी 2 दिन पहले ही इंतकाल हुआ, अल्लाह ने जन्नत नसीब फरमाए। जो खिदमत और जो कराची के अंदर फलाई काम का आगाज़ उन्होंने शुरू किया था 1970 में एदी साहब ने, वो आज रंग दिखा रहा है। और आज कराची में माशाल्लाह से इतने आपका नाम के साथ भी अब्दुल वहाब एदी लगा हुआ है। मैं भी एदी हूँ बेसिकली, आप भी उन्हीं की कास्ट में से? हमारा फैमिली नेम है, फैमिली नेम है सरनेम है आपका। इस माय सरनेम फैमिली नेम है। और ये भी कह सकते हैं कि उनके पुश्तों में से चले आ रहे हैं, कह सकते हैं। क्या बात है। देखें भाई, ये भी एक अहम सरमाया है हमारे अब्दुल वहाब एदी साहब। जी वहाब भाई, तो कराची में ये काम बहुत होता है माशाल्लाह से, जगह जगह पर दस्तरखान लगे हुए हैं, बेशुमार लोग दिखा कर करते हैं कि कुछ जो है बगैर दिखाए चुपका करते। जैसे ये बता रहे थे कि हम बताते नहीं हैं, हम शो ऑफ नहीं करते। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, आलिम साहब में बैठे हुए हैं, एक कहना कि नेकी इस तरह से करो कि एक हाथ से दो तो दूसरा हाथ को पता भी ना चले तो वो सबसे ज़्यादा अफसल है। और जिस तरह से कर भी रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने बताया कि हम लेते टाइम तो दिखा देते हैं, लेकिन देते टाइम नहीं दिखाते, तो उसमें भी लोगों को मसला होता है। हर चीज़ में मसला है लोगों को। यार देखें ज़ैद भाई, ये दुनिया कभी कुछ नहीं है, आप समझेंगे। एक बात आपकी काटूंगा, लेकिन दिखाना भी चाहिए। देखें, नेकी को मौलाना साहब पता नहीं मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे नहीं, नेकी अगर फैलाई जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। हमारे दिखाने से ये होता है कि दूसरा मोटिवेट होता है कि जब ये कर रहे हैं तो हम भी करें। क्योंकि आर्टिस्ट या कोई भी ऐसा क्रिकेटर या बड़े स्टार जो होते हैं वो रोल मॉडल होते हैं किसी भी नेशन के, जो जनरेशन होती है। तो जब वो अमल वो कर रहे होते हैं
तो उसके जो फॉलोवर होते हैं वो भी कर रहे होते हैं। तो आजकल दिखाना भी जरूरी है क्योंकि सोशल मीडिया और सबका दौर है। मोटिवेशन बहुत जरूरी है। लोगों को मोटिवेट आप करेंगे कि देखिए आप आए बाहर और अपनी आमदनी में से जो दूसरों का, गरीबों का हक है वो निकालें, ठीक है ना। मेरा ताल्लुक से टैक्सी फील्ड से, गवर्नमेंट टैक्स तो लेती है, ठीक है ना। और आप किस तरह से लोगों से टैक्स निकलवाते हैं? देखिए टैक्स निकालना नहीं होता, टैक्स एक रियासत है। देखिए पाकिस्तान की रियासत जो है ना उसमें तो हम ये कहेंगे टैक्स निकलवाते हैं। नहीं, हम तो क्या कंसल्टेंट है, निकालने का काम तो ये FBR का है, डिपार्टमेंट का है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑफिसर्स वो निकालते हैं। कुछ ज़बरदस्ती निकालते हैं, कुछ प्यार मोहब्बत से निकाल देते हैं। बाकी एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है विदहोल्डिंग का, जैसे आप की जो सैलरीज आती हैं, सैलरीज में से टैक्स पहले कट जाता है, सैलरी बाद में मिलती है। तो ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने बांधा हुआ है, कोई चीज़ इम्पोर्ट करते हैं टैक्स पहले पे करना पड़ता है। जी सही है, ठीक है ना। तो ये लेकिन चीज़ें किसी भी मुल्क का, किसी भी रियासत का जो है वो सारा सिलसिला चलता ही टैक्स है। हम जब दुनिया में ट्रैवल करते हैं तो अमेरिका देख लें या इंग्लैंड देख लें या देख लें तो वो सारी एक एक चीज़ का टैक्स, हम तो फिर भी चोरी कर लेते हैं, हम तो बिजली चोरी कर लेते हैं। मैं आपको बोलूं, आदमी को सही होना चाहिए। बात करूं शरई तौर पर, अगर आप जिस मुल्क में रह रहे हैं और उस मुल्क के जो कवानीन है टैक्स के हवाले से, आपको टैक्स अगर आप नहीं दे रहे तो आप गुनहगार हो रहे हैं, गुनहगार। और हमारे पास इस वक्त अलमिया ये है कि अगर इस वक्त जो लास्ट लिस्ट आई हुई है FBI की तरफ से पिछले मंडे की, आई थिंक 3.2 मिलियन टैक्स पेयर्स पूरे पाकिस्तान में है। इसमें सैलरी तबका भी है, कंपनीज भी हैं। ये एक अलग चैप्टर है कि जो टैक्स आवाम दे रही है उसको उसके बदले में मिल क्या रहा है, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक। बिल्कुल वहाँ पे ऐसा भी होता है ना कि आप तो आपकी बात नहीं कर रहा कि वो लोग आइडिया भी देते हैं भाई इतना टैक्स दे दो तो ठीक है, इतना छोड़ देते हैं। हाँ, देखिए वो एक्चुअली होता है क्या, माइंडसेट क्या, वो माइंडसेट क्या है, बताओ माइंडसेट क्या है। यार एक बंदा आप हैं, आप टैक्स बिल्कुल नहीं दे रहे थे, आप मेरे पास है यार, मेरी इनकम है, मैं प्रॉपर्टी लेने जा रहा हूँ, गाड़ी लेने जा रहा हूँ, क्या करूँ? तो हम कहते हैं चलो यार कुछ नहीं दे रहे, कुछ तो दो गवर्नमेंट को, एक इनिशिएट तो लो। जैसे हम कहते हैं ना खिरात के वाले से भी, यार आप अपनी इनकम में से फलाई काम नहीं करे, कुछ तो फलाई काम करो, किसी को दो, गरीब को खाना खिला दो, किसी को राशन पहुँचा दो, एक खिदमत का काम तो करो ताकि आपके दिल में एक जज्बा पैदा हो काम करने का। तो टैक्स में वही सीन है कि आप कुछ तो करो। आदि कर रहे हैं आप क्या? अच्छा, कईयों को तो आदत असल में टैक्स क्या है, टैक्स आपके इनकम से एक खर्चा है। अब वैसे इतने खर्चे महंगे हैं, डॉलर पर जा रहा है, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी। अब किसी को बोलते हो यार 100 रुपये टैक्स दे दो, बोलते हैं यार 100 रुपये टैक्स भी देना है मजीद गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट दे के आ रही है। तो ये एक बहुत मुश्किल अमल है। टैक्स ऐसा होता है कि लोगों से देखो हम सब आवाम मिलके ना किसको किसको पाल रहे हैं, मैं बताता हूँ। वजीर को हम पाल रहे हैं, सदर को हम पाल रहे हैं, जितने वजारत उनको हम पाल रहे हैं, उनका घर हम चला रहे हैं। ये अवाम चला रही है भाई इन लोगों को, आप समझ नहीं रहे। हमारे टैक्स से ये माशाल्लाह फल फूल रहे हैं। कराची बाहर इकॉनमी इतनी बढ़ रही है उनकी माशाल्लाह, किसी का बच्चा उधर सेट है, किसी का पोता वहाँ सेट है, हम लोग अनसेट है। अच्छा, मैं एक नॉन पॉलिटिकल एक बात करूंगा। मैं भी सिद्दीकी भाई ने बहुत अच्छी बात कही और मैं जी हम पाल रहे हैं। हाँ, इन सबको हम पाल रहे हैं भाई। ये अवाम पाल रही है, ये गरीब। परवेज भाई यार मैं जज्बाती हो जाऊंगा, आप दिल पे ले गए। हो सकता है स्क्रीन से निकल के मैं उनके घरों में बताता चलूँ। इनको मैं पानी पिलाता हूँ और फिर भी चाय भी हम इनको पिलाते हैं। मैं चाहता हूँ मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, मिलते हैं मुख्तसर सबको हम वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से आपने मुलाहिज़ा करी थी, हमारे साथ मज़े के शख्सियत मौजूद हैं जो कि लोगों को ख़ास तौर पे हंसाते हैं और उनका काम ही लोगों के सामने मोहब्बत बिखेरना है, खुशियाँ बिखेरना है। और अगर उनको हम सराहते भी हैं, मोहब्बत हम भी करते हैं उनसे, जिस तरह से वो लोगों के सामने मोहब्बत बिखेरते हैं। इसी तरह से अगर मैं बताऊँ, आज की हमारे साथ जो खूबसूरत सहर नशरियात का एक और शख्सियत, नामवर शख्सियत मैं बताऊं आपको हमारे साथ हिस्सा बनी है। उनका अगर मैं तारुफ बताऊं तो कई थिएटर, स्टेज, कॉमेडीज़ में उन्होंने काम किया, ड्रामास करे। और जिस तरह से सीनियर आज कॉमेडियंस हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ाकिर मस्ताना भाई और परवेज़ सिद्दीकी साहब, उनकी भी शख्सियत किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, क्योंकि सलमा सलोनी साहिबा जिस तरह से एक बड़ा नाम है थिएटर का और
कॉमेडी इंडस्ट्री का, उसी तरह से उनका भी एक बड़ा अहम नाम बनाया, हमारे मुल्क का सरमाया है। मोहतरमा शहनी अजीम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बाजी? बस ठीक ठाक। हाँ, जिस तरह से सलमा ज़फ़र और सलोनी साहिबा ने माशाल्लाह से बड़ा के अहम किरदार अदा किया अपनी हमारी इंडस्ट्री में, उस तरह से आपने भी बड़ा एक अहम नाम बनाया हमारे मुल्क के लिए। जिस तरह से मोहब्बत करते हैं लोग आपसे, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, प्यार मिलता है लोगों का तो और दिल चाहता है कि इनको हंसाएं। और ये अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में लिखा है कि हमने लोगों को हंसाना है, क्योंकि प्रॉब्लम में हम भी होते हैं, हम इसी माशरे में रह रहे हैं, हमारे साथ भी वही प्रॉब्लम है जो और आम लोगों के साथ है, लेकिन हम उनमें से निकल के जब आप लोगों को हंसाते हैं तो हमें बड़ा सुकून मिलता है। जिस तरह से बचपन से लेकर अभी तक हम बड़े हो गए और आप लोगों को वैसा का वैसे ही पाया, जाकिर भाई इनके सर पे बाल नहीं आए और शकील भाई के वो परवेज़ भाई के जाते नहीं है, तो आपका भी कुछ इस तरह का ही गेटअप है। क्या राज है आप लोगों का? इसमें ये राज है कि आप लोगों का प्यार बहुत है। क्या बात है? VVIP प्यार आप लोगों का मिलता है। प्यार इंसान की जिंदगी में शामिल हो जाता है तो इंसान सेहत और तंदुरुस्त रहता है और उसी तरह से उसे अल्लाह ताला उसकी खूबसूरती बरकरार रखता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ तो बल्कि हमें तो तजर्बा है ये। अब मैंने भी बताया ना कि इसी माशरे में रहते हैं, हमारे साथ भी वही प्रॉब्लम है, लेकिन वाले ना जिंदगी में बहुत कम है, गिनती आप उंगलियों पे गिने, मैं आपको गिनवा दूंगा। रुलाने वालों से तो असम्बलियां भरी पड़ी हैं। परवेज़ भाई ने वो भी आपने बात की थी कि जाकिर भाई के तो बाल आए नहीं और परवेज़ के इनके गए नहीं। मैंने ढके में मैंने अच्छा, इन्होंने ढके मेरा छपरा लगा हुआ है, इसका उड़ा हुआ है। ये बात मेरे दिल में रह जाती तो फिर मैं अब ये देखें, अब ये राज आप जान सकेंगे। मेरे पे पैसा भाई आप सब लगाएं। अल्लाह ताला ने जिन्होंने ये इजाद किया, अल्लाह उनको मैं झोली उठा उठा के देखें, ज्यादा तो नहीं उठा रहा, देखें कर बहुत दुआएं उनको, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे, एक घर दे, वो किराए पे चढ़ा के दोज़ख में रहेंगे। मैं तो ये बस मेरी दुआ है। परवेज़ भाई बात आप सही कर रहे हैं, लेकिन परवेज़ सिद्दीकी साहब बाल लगवाने में ना पैसे खर्च होते हैं। तो 3 की चादर डलवा लेनी चाहिए। उस पर भी पैसे खर्च होते हैं। तो बराबर में रोड बन रहा है, तालकोर डलवा लो तुम। सही बात है, उस पे भी पैसे खर्च होते हैं। मैंने तो आपके लिए ये कहा कि चले इस पे शॉपर चढ़ा ले, शुआएं पड़ रही आंखों में। शैनी भाई जी, जिस तरह से परवेज़ भाई ने जिक्र करा था, इनके सोशल वेलफेयर के काम में आप भी शामिल शरीक होती हैं। तो हमारी ज्वाइंट सेक्रेटरी है माशाल्लाह ज़ैनब वेलफेयर की। जी, ये पहले खाली जो थे सिर्फ जाकिर ने ये सोचा और डिस्कस की, तो उसके बाद फिर उन्होंने परवेज़ को मिलाया, फिर मुझे भी अपने साथ मिलाया और अल्लाह का शुक्र हम काफ़ी सालों से ये सब काम कर रहे हैं। और आपको एक बात और बताना चाह रही थी मैं, बल्कि हम लोग डिस्कस भी कर लेते हैं। मैं बताना चाह रही थी जाकिर को, परवेज़ को भी, कि पिछले साल हम लोग रमज़ान में, जब रमज़ान से पहले यानी कि कोविड था तो चांद रात थी, तो हमारे अपने घरों में राशन नहीं था और हम रात के 3 बजे तक लोगों के घरों में राशन पहुंचा, हमारे घरों से फोन आ रहा था। फिर हम लोग क्या खिदमत है, फिर हम अपने घर के तो खरीद लो, अपने घर का तो घर फिर हम रास्ते से पराठे लेते हुए फिर घर गए, तो फिर घर वालों ने सैरी की। तो ये जज्बा होता है, ये जज्बा मैं समझती हूँ बहुत कम लोगों में है। और अब तो इतना हमारे कराची में अफ्तार कराया जा रहा है, इतना लोगों के लिए काम किया जा रहा है, बहुत ज्यादा। तो ये जज्बा अगर हर इंसान के अंदर हो तो क्या ही बात है। क्या बात है। ये लोग ना जुड़े मेरे साथ खुद। अगर आप किसी को कहते हैं ना, मैं हर जगह बैठ के ज़ैनब वेलफेयर के हवाले से बात करता था, यार आओ इसमें ऐसे काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं, तो लोग मेरा मजाक भी करते थे, जाकिर मसाला तो मंजन बेचता है। तो अरे भाई, परवेज़ खुद आए, शैनी खुद आए, मेरा बेटा है अली, वो मतलब बिल्कुल हमारे एक टीम का हिस्सा है, खास हिस्सा है, बिल्कुल खास हिस्सा है करने का। तो वो जो शैनी वाक़या बता रही हूँ, ऐसा था कि उसमें मेरी घर पे थोड़ी सी क्लास भी हो गई। मुझे 2-3 दिन पहले राशन घर से लिख के दे दिया कि ये आपने लेना है, लेके आना है। ले लो, मैंने जेब में पर्ची मैंने रख ली। अब इन दिनों में ऐसे लगे रहा कि मुझे टाइम ही नहीं मिला। अब हम वहाँ पे थे 5 स्टार चुरंगी पे, तो वहाँ पे शहरी का टाइम आने लगा, तो घर से फिर मुझे फोन आया भाई क्या तुम एक तो तुम पर्ची तुम्हारी जेब में रखी हुई, कोई राशन भी कुछ नहीं किया। होटल पे गया, मैंने 5-6 पराठे ये वो लेके मैंने कहा ये करो। मैं कहा देखो हम कल ले लेंगे, हम परसों ले लेंगे, जी। लेकिन जहाँ अभी हमने जाना था ना, उरंगी कुरंगी लाडी पैसे ही नहीं है जो आसरे पे बैठे हैं उनको पहले वहां तक तो पहुंच जाए पहले, तो कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, कुछ नहीं होता। ये बड़ा दर्द होता है जो इंसान कर रहा होता है ना, क्योंकि आप लोग बड़ी ग्राउंड रियलिटीज देख रहे होते हैं।
डीपली साइड्स देख रहे होते हैं, जब जिस टाइप मुश्किल में लोग सिचुएशन में गुजर रहे हैं, तो आप लोगों को ज्यादा एहसास होता है। घर पे बैठे हुए आपको किसी को भी इतना एहसास नहीं होगा। जब इस फील्ड में घुसेंगे और आप लोगों के घरों में जाएंगे और उनकी तकलीफें देखेंगे, तो फिर आप रियलाइज करेंगे कि वाकई इनके पास लोगों को आना चाहिए। और हम कितनों को कर लेते होंगे, बहुत ज्यादा, सब मिला जुला के 500-400 घर, लेकिन इतने घर हैं कि मैं आपको बताऊं, मेरे एक दोस्त हैं, मुझसे कहने के परवेज भाई आप ये सब चीजें करते रहते, मैं पिछले बकरीद की बता रहा हूँ, तो उसने 2 जानवर किए हुए थे, कहने के आओ यार हम ना गोश्त बांट के आते हैं और मेरी गाड़ी में हम चलते हैं। पीछे डिग्गी में हमने रख ली तकरीबन 200 थैलियां, किलो या 1.5 किलो की थी, और पिछली सीट पे मैं आगे बैठ गया, वो गाड़ी चला रहा था। सबा सैनमा एक न्यू कराची से अंदर जाके एक आबादी कच्ची, वहां हम गए और किस तरीके से हम निकले, 200 थैलियां, 4000 लोग, तो किस तरीके से हम एक बोटी भी नहीं दे सकते। और वो थैलियां लेके बाद लोग ऐसे कह रहे हैं कि हम अब गोश्त देखा है हमने। ऐसे भी लोग हैं जो पूरे साल गोश्त नहीं खाते। और उसके अलावा हम लोग ऐसी फैमिलीज को भी देखते हैं, ऐसी फैमिली जो सिर्फ आंखों से हमें बता रहे होते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती बताने की कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमें उनको भी समझना होता है। तो हम ऐसे लोगों को भी होता है कि हम काफी दूर पहले उनको बुलाते हैं, रक्षा करवाते हैं, उनको सामान उनके रक्षे में रख के फिर हम अपने पास से किराया देते हैं कि उनके दरवाजे पे हमें कोई ना देखे कि राशन देने आए। तो ऐसे भी लोगों को बड़ा संभाल के। थिएटर में एक बड़ा आपका नाम रहा और है माशाल्लाह, तो आपने अपने पसंदीदा किस शख्सियत को पाया थिएटर इंडस्ट्री में? देखिए मेरे सारे सीनियर हैं, इनसे सीख के ही हम सब अपना काम कर रहे होते हैं, और सब बहुत अच्छे थे। सलमा जफ़र और नईमा गरज मेरी पसंदीदा शख्सियत हैं, और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, उन्हें फॉलो करती हूँ और उन्हें देखती हूँ, और वो मैं समझती हूँ कि उन्होंने बड़ी खिदमत की है हमारी शोबीज़ की, बड़ा टाइम दिया, उन्होंने एक ज़िंदगी गुजारी है, तो उनको देख के दिल चाहता है कि हम भी इनके जैसा काम करें। क्या बात है परवेज़ भाई, आपका एक बड़ा लॉन्ग टाइम पीरियड इसमें इंडस्ट्री में वाबस्तगी रही, तो कभी काम करते हुए लाइव शोज़ में, क्योंकि लाइव होते हैं प्रोग्राम आपके, तो कभी ऐसा होता है कि कोई स्क्रिप्ट भूल गए हो, कोई लाइन्स भूल गए हो? अरे भाई सामने वाले भूल जाते हैं, वो भी आपको देख कर लोग भूल जाते हैं। नहीं एक वाकया मैंने पड़ोस मुल्क में भी सुनाया, तो उमर भाई का रियल वाकया है। एक नया लड़का था, वो लंगड़ा बन के आया, वो अब मैं चल के दिखा नहीं सकता आपको, पूरी रनिंग है, लंगड़ा बन के आया, यूं लंगड़ा रहा ना वो, तो वो गलत इंटर हो गया, एक एंट्री से पहले अपनी एंट्री कर ली उसने, आ गया भाई। अब उमर भाई ने बोला अबे चल बे, तेरी एंट्री नहीं है इस वक्त, तुम्हारी एंट्री नहीं है। वो सीधा भागा। ओए ओए। लंगड़ा भूल गया, वो भूल गया कि मैं लंगड़ा हूँ, मेरा कैरेक्टर ऐसे ही जाना था ना, लंगड़ा गई कि वो ऐसे ही चला गया। अच्छा कह रहे इसको देखो यार, ये फिर वापस लंगड़ा के आएगा, इसने तो खराबी कर दिया मामला। तो ये मामला हो जाते हैं, टेम्पो टूट गया सारा, टेम्पो टूट गया। अब ये है कि लाइव जा रहा होता है, अब डायलॉग भूले हुए, तो मैं एक दफा एक के साथ कर रहा था, मैंने बोला और भाई क्या हाल है, वो भी कह रहा और क्या हाल है, उसका जुमला कुछ और था, तो मैं बोला हाँ, तो कह रहा हाँ, इसी तरह यानी कि याद नहीं है उसको। नए लड़के को ले लिया, वो पुलिस वाला बनाया उसको, तो ज़ाहिर जब रेसल होती है तो वो पिस्टल जो होती है नकली, वो उस टाइम नहीं थी, रेसल पर नहीं थी, तो उसको कहा कि आपने भाई फायर करना है तो उंगली से फायर करना है, क्या बात ऐसे करके। तो वो रेसल 5-6 दिन की रेसल हुई, वो रेसल पर आया, वो उंगली से करता रहा ना, उंगली से फायर करता था। ये लाइव शो की बात है? नहीं, ये रेसल पे हो रही। अब क्रॉस पे उसने किसी ने उसको पिस्टल वाकई में देना भूल गए। अब वो जब आया सेट पर, तो वो चल रही है, पहला ड्रामा था उसका, पहला ड्रामा था। अब वो जैसे आया वो सीन आया जब उसका, तो उसने खैर ऐसे इशारा तो किया ऐसे करके, हिलना नहीं, और कहने लगा हिलना नहीं, और सामने वाला गिर गया, वो भी गिर गया। क्या लाइव ये है, अब इसको हम कुछ कह ही नहीं सकते थे, तो हो गया। हमारी तरह एक वो लगाता था, वो भी हाँ यही कह लें, आप नहीं अब तो यूनिट कहते हैं, अब तो हेयर ट्रांसप्लांट, अब उसने लगाया हुआ था, अब उसने क्या डांस करते करते ऐसे कलाबाजी मारी, तो स्टेज पे की कील लगी होगी, निकली होगी, मैं आर्टिस्ट का नाम बताऊंगा, मुझे याद है, कील में फंस गई विग,
और जब उसने कल्टी मारी तो सलाम अलैकुम, तो बड़ी क्लैप आ गई, इतनी बड़ी क्लैप। मैंने कहा रोज तू यही करियो। नहीं परवेज भाई तो गलती से होगा। ऐसे हमारे एक आर्टिस्ट के साथ हुआ था, मैं नाम नहीं लूंगी। उन्होंने वो खुसरा बनना था, तो खुसरे में ये था कि वाइंड अप में उनके ना विगे उतारनी थी। तो जब वाइंड अप हुआ, उनकी विगे उतरी तो उनकी असली विग भी उतरी। ओहो असली विग। पब्लिक से इतना बड़ा लाफ्टर आ रहा, सब लोग परेशान बैक पे जो थे। वो एक पीस था ना गवा, तो उन्होंने लेडीज बने तो वो एक लेडीज की विग लगाई थी, तो वो नीचे उनकी अपनी विग, उनकी अपनी वो पहचानता, अच्छा तो ये तुम हो, तो नकली उतारनी थी, असली भी आ गई। अच्छा तो ये तुम हो, दोनों आ गई, दोनों आ गई। इतना बड़ा लाफ्टर, फिर तो हम भी नहीं पहचान पाए हैं ये वो नहीं है। पब्लिक रुक नहीं रही, पीछे ये सब लोग आर्टिस्ट के यार क्या कर दिया किसने, इतना बड़ा लाफ्टर। सर आप सही हैं यार, आप भी सही हैं। ये टेंशन फ्री है और ये भी टेंशन फ्री, माशाल्लाह हर तरफ चमक रहे हैं आप भाई। मजे मजे की गुफ्तगू जारी रहेगी। परवेज सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, जाकिर मस्ताना भाई मौजूद हैं, शैनी अजीम साहिबा मौजूद हैं, हमारे साथ एक सना खान रसूल भी मौजूद हैं, जो कि क्योंकि सारी ट्रांसमिशन है हमारी और इसमें बाकायदा तसलसल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों से, नात से और उनकी अकीदतों से हम लोग आगाज़ भी करते हैं और सिलसिला जारी व सारी रहता है। और जिस टाइम हमारी इख्तिताम में सर ट्रांसमिशन होती है उसमें भी तज़किरात अहले बैत व अथार और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही हम किया करते हैं। मोहम्मद वकास कादी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए मैं गुजारिश करता हूँ कि हदियत बारगाह रिसालत में अकीदतों के फूल निछावर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़िर है तेरे दरबार में अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। हाज़िर है तेरे दरबार में अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। जिन लोगों पे गए आम तेरा, उन लोगों में लिख देना मेरा। जिन लोगों पे गए आम तेरा, उन लोगों में लिख देना मेरा। महशर में मेरा रह जाए भरम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। मेरी आने वाली सब नस्लें तेरे घर आए, तेरा घर देखे। मेरी आने वाली सब नस्लें तेरे घर आए, तेरा घर देखे। असबाब हो उनको ऐसे बगम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। हाज़िर है तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। हर साल तलब फरमा मुझको, हर साल वो शहर दिखा मुझको। हर साल तलब फरमा मुझको, हर साल वो शहर दिखा मुझको। हर साल करो मैं तमाम अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। हाज़िर है तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम,
सुभान अल्लाह। हाजिर हैं तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम एक बार करम फरमा हम पर, अल्लाह करम। और क्या ही खूबसूरत वो समा होगा, क्या ही खूबसूरत वो माहौल होगा जिस टाइम हम भी अपने रब के हुजूर हाजिर हो जाएंगे और उसके हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों को चूम कर ये कहेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या हबीब अल्लाह। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला हम सबको अपने दर का तवाफ़ और अपने महबूब की जालियों को चूमने की सआदत नसीब फरमाएँ। हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद थे जनाब अल्लामा आबिद रिजवी साहब, जो कि आपके मसाइल के हल बता रहे थे और हमारे साथ अक्सर व बेशतर मौजूद रहेंगे। अल्लामा साहब, आपका आने का बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ लाने का। हमारे साथ अब्दुल वहाब अहदी साहब भी मौजूद हैं, जो कि टैक्स एडवाइज़र हैं और बिज़नेस कंसल्टेंट हैं, पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप से रिलेट भी करते हैं और कई ट्रेनिंग सेशंस भी कंडक्ट करते हैं। अब्दुल वहाब भाई, मुझे बताएं कि करंट पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट के हवाले से हैं टैक्स की, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ अगर मैं बात करूँ नॉन पॉलिटिकल होकर, क्योंकि अभी इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल है, एक हुकूमत गई है, दूसरी हुकूमत ने टेक ओवर किया है रेजिम का। तो आपको पता है पिछले 2 सालों से कोविड का इम्पैक्ट था पूरी दुनिया में हिट हुआ, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि यूरोपियन कंट्रीज़, यूएस के अंदर अब जो कंट्रीज़ हैं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया उनकी कंट्रीज़ में। लॉकडाउन की सूरत-हाल में शटडाउन हुआ, लेकिन अल्लाह का बहुत करम है हमारे मुल्क पर कि इस लॉकडाउन के अंदर हमारे मुल्क ने तरक्की की है। अब मैं इसका ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कलेक्शन देंगे टैक्स की हमारी, जो लास्ट ईयर की हमारी टैक्स कलेक्शन थी गवर्नमेंट का, जो टारगेट था वो था 4800 अरब का टारगेट। मैं बात कर रहा हूँ 2021 की, जो कि कोविड का था। जुलाई 2020 से शुरू होता है, जो कि प्योरली कोविड का फर्स्ट आपकी लेयर चल रही थी, और जो एंड हुआ है जुलाई 2021 यानी थर्ड लेयर जो चल रही थी कोविड की। इसका जो टारगेट था एफबीआर का, गवर्नमेंट का, वो था 4800 अरब, 4000, और जो अचीव हुआ एक्चुअल वो हुआ 4825 अरब। ओहो। अब आप ये मुझसे पूछेंगे कि जब कोविड है, लॉकडाउन है, तो टैक्स दे कौन रहा है? ठीक है ना। तो उसका सबसे मेन रीजन था हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर, क्योंकि जो हमारे पड़ोसी ममालिक है, इंडिया, बांग्लादेश में जो बहुत ज़्यादा तबाही हुई, लॉकडाउन लगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट सख्त, उनकी इंडस्ट्री पूरी रुक गई। तो वो सारे जो ऑर्डर्स एग्जैक्टली फैब्रिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारी जो फैसलाबाद की इंडस्ट्री है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो पूरी बंद हो चुकी थी पिछले कई सालों से, वो एकदम से रिवाइव हो गई। जब कोविड का आगाज़ हुआ 2020 के अंदर, मार्च के अंदर हमारा ये पाकिस्तान में आया था ये पैंडेमिक, उस वक्त हमारे मुल्क में वेंटिलेटर्स थे ही नहीं, ठीक है ना। और अगले 6 महीने के बाद एट द एंड ऑफ 2020 पाकिस्तान वेंटिलेटर्स एक्सपोर्ट कर रहा था खुद इस कोविड के अंदर बनाकर, इंडस्ट्री लगाकर। जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने ना सिर्फ उस पर इन्वेस्टमेंट की, इन चीज़ों पर ऑर्डर्स पकड़े, और इस मुश्किल सूरत में भी इंडस्ट्री चलाई, गवर्नमेंट ने साथ दिया, उसको स्मार्ट लॉकडाउन स्ट्रेटजी कर लें, और वर्कर्स भी काम करते रहे, और उससे एक्सपोर्ट बढ़ी, हमारी लेबर कम्युनिटी को पैसा मिला, वो मिला सही। और टैक्सेशन इंडस्ट्री को भी बहुत ज्यादा रिकवरीज हासिल रही, जिस तरह से आपने बताया 4825 अरब रुपए, 25 अरब एक्सीड किया। और अभी मैं करंटली बात करूँ, मैं इस साल की 9 मंथ्स की, फ्रॉम जुलाई टिल मार्च, जो 9 महीने हमारे पूरे हुए हैं फिस्कल ईयर के, टैक्सेशन के पैसे जो रिकवर हुए, तो उसमें बजट की में कोई इजाफी सूरत-हाल अच्छी साबित हुई आवाम के लिए? बजट में बिल्कुल आवाम के लिए सूरत-हाल अच्छी भी हुई हैं, कुछ सेक्टर्स के लिए, कुछ के लिए नहीं भी हुई हैं। सबसे ज़्यादा जो मार पड़ी है, जो तकलीफ हुई है, वो हमारी सैलरीड क्लास को हुई है। अच्छा। क्योंकि देखें, जब आपकी इंडस्ट्री ग्रूम करती है और आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिलते हैं, तो एक इन्फ्लेशन आता है मुल्क के अंदर। दिस इज इकोनॉमिक्स पॉलिसी सिस्टम है। जब एक चीज़ आप लोकल में बेच रहे थे 100 रुपीज़ की, वो चीज़ आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपको उसके बदले मिल रहे हैं 200 रुपीज़, क्योंकि आपको डॉलर मिल रहा है, डॉलर एक्सीड कर चुका है। वही $1 जो 100 से 200 जा रहा है, तो जब एक बिजनेसमैन को एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलना शुरू होंगे, तो वो लोकल चीज़ नहीं बेचेगा, और लोकल इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। उस इन्फ्लेशन का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, वो सैलरीड क्लास को पड़ा है, जो उनकी सैलरी तो वही है, बल्कि इस लॉकडाउन में और कम भी है। जी, ठीक है ना। किसी को 1-1 महीने सैलरी नहीं मिली, 3-3 महीने सैलरी नहीं मिली, तो यहाँ गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो कुछ इनिशिएटिव लेती, ठीक है ना। और अभी भी गवर्नमेंट की जब बात आती है, तो मैं ये जानना चाहूँगा रिलेटेड टू बजट, करंटली गवर्नमेंट इज चेंज
सो व्हाट यू वांट्स टू से अबाउट डेट? यार देखें, अब क्योंकि ये एक पॉलिटिकल एक डिसीजन होगा, क्योंकि जो बजट अब आएगा और ये बजट यही गवर्नमेंट देगी। अगर कोई ये कहता है कि ये गवर्नमेंट जा रही है तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर ये जाती है और अगर कोई केयर टेकर गवर्नमेंट आती है तो केयर टेकर गवर्नमेंट कभी बजट नहीं दे सकती। आपको याद होगा 2018 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत का टेनोर कंप्लीट हो रहा था, उनका जो टेनोर का लास्ट डेट थी वो थी 30 मई, और नॉर्मली बजट आता है हमारे मुल्क में जून में। तो उस साल बजट उन्होंने मई में दिया, 6 मई या 8 मई की डेट थी। तो बजट केयर टेकर गवर्नमेंट कभी नहीं दे सकती, उनके इख्तियारात नहीं है, उनके पावर्स नहीं है। तो ये गवर्नमेंट ही जो है शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट वही बजट देगी, और मुमकिन है कि वो ज़्यादा बिजनेस फ्रेंडली हो, क्योंकि एक आप देखें क्योंकि ज्वाइंट एक गवर्नमेंट है, बहुत सारी पार्टीज का मुश्तरका है, और अब इलेक्शन की तरफ भी औसता है, अगले साल जाना है सबको। नहीं, इस साल उम्मीद है कि महंगाई तैयार हो जाए, बजट आने में महंगाई बढ़ेगी, अच्छी न्यूज़ आएंगी कुछ। आप जिस तरह से खिदमत इंसानियत का दर्ज दे रहे हैं ना, तो मजीद आपके पास एप्लीकेशंस आ जाएंगी। नहीं, जो इरशाद डार ने जो लास्ट बजट दिया था 2018 में, वो क्या फर्क पड़ता है अगर बजट बढ़ गया तो ये किनारियां ये भी खत्म हो जाएंगी, इसलिए हमने नोटिस रखी नहीं अपने सर पे, हम लोग रखा ही नहीं है। हाँ नहीं सही है। मैं तो टेंशन ही नहीं, जिस तरीके से आप चमक रहे हैं ना, मैं चाह रहा हूँ मैं भी उतार के चमकूं। चमके क्या है? चमके नहीं, आप धमकेंगे। मौजूद नहीं है, वरना वो चांद का ऐलान कर देता है। हाँ, महकमा हिलाल कमेटी की बस जो है ना, वो जिस टाइम चांद ढूंढेगी यार, ना, मैं तो खुश नसीब हूँ, मेरी खड़ा तरफ कर देंगे है जाकिर भाई को। अंडा हाफ फ्राई, अंडा फुल फ्राई, फुल फ्राई, और बीच में माई। देखिए ना, देखिए हर इंसान इस महंगाई में कितना परेशान है। हम मतलब लेडीज का बताएं कि बजट जो एक घर के मर्द देते हैं कि जी आपने ये है आपके और इसमें करना है, तो इतना मुश्किल हो जाता है कि बाजार जाते हैं तो वो हर चीज पे पैसे बढ़े हुए होते हैं, बगैर बजट आए हुए इतने पैसे बढ़े हुए कि वो औरत परेशान हो जाती है। किसी जमाने में सब्जी वाले से सब्जी लो तो धनिया पुदीना की गड्डी ऐसी दे देता, मुफ्त आती थी। अब तो बोलता नहीं, हाथ भी नहीं लगाना, 25 रुपए की धनिया फ्री देता था। वो तो आपके हालात ऐसे होते होंगे ना। यार ना जेद भाई जी, आजकल का दौर ऐसा हो गया है कि यहाँ पे पहले कहावत थी ना कि शरीफ वो है जिसे मौका ना मिला। अब ऐसा नहीं है। नहीं, वो मासूम के लिए कहा है, मासूम भी कोई नहीं है। यहाँ अगर पेट्रोल बढ़ता है 5 रुपए, तो चीजें 10 रुपए महंगी हो जाती हैं। अब इसको कंट्रोल करने के लिए जो अथॉरिटीज हैं वो सो रही हैं, ठीक है ना। नहीं मतलब कोई इंसाफ या कोई कानून नजर नहीं आ रहा था। जिसका दिल चाह रहा है वो अपने पैसे बढ़ा दिए, जब जाओ अरे ये चीज तो इतनी की थी, किसने बढ़ाए। अच्छा, आप क्या चाह रही हैं? चीनी क्या किलो हो जाए? चलो अभी बताएं, आप बताएं। चीनी तो मैं तो समझती हूँ हुकूमत की तरफ से फ्री मिले, मैं तो समझती हूँ हुकूमत की तरफ से फ्री मिले। चीनी वाले भी जो है फ्री मिले हुकूमत। मैं कुछ कम पैसों में बात करती हूँ, फिर मैं आगे बात करता। आप क्या चाहते हैं? आप आटा कैसे लेना चाहते हैं? मैं आटा तो ऐसा लेना चाहता हूँ, पूछ मत, जहाँ मिले वही लेके भागो, सर पे बोरी रख के भागो। मैं ये देखा परवेश, ये देखा कि जब हम छोटे थे उस वक्त भी हमारी अम्मी कहती थी कि महंगाई बहुत है। अच्छा, एक मैं कोई बहुत पुराना कोई ड्रामा जो चल रहा था, कोई बहुत पुराना ड्रामा, तो उसमें जो है इरफान खुसर साहब बैठे हुए थे और 2-4 आर्टिस्ट और बैठे थे। तो होटल पे वो खाने का बिल देता है, तो वो कहता है कितने पैसे हुए? तो वो कहता है कि 12 आने खाने के पैसे, 12 आने। तो वो कहता है भाई 12 आने तो बहुत ज्यादा है। तो वो कहता है, जो मालिक है होटल का, कहता है भाई 4 आने किलो शेर, 4 आने शेर तो है वो बकरे का गोश्त हो गया है। तो दूसरा कहता तौबा तौबा, इतनी महंगाई। यानी कि महंगाई का कभी किसी दौर में ऐसा नहीं रहा। जमाने का खुद का वाकया ड्रामे पे रख के सुना रहा है। अच्छा, ताकि इसकी उम्र का पता नहीं चले। भाई साफ कह के तेरे साथ हुआ था, दूसरे के राज खुल रहे हैं आप। बस ईद पे प्रोग्राम होगा ना, उस पे भी देखिएगा, फिर होगी परवेज आपसे बात। क्या बात है, बाकायदा जो है आपकी जो गुंजाइश रह गई है ना परवेज भाई, वहाँ पे मुकम्मल कर ली। खत्म हो जाएगी ना तो आजाद हो जाएंगे ये। ईद के बाद आजाद हो जाएंगे क्या? इंशाल्लाह। आपने भी आना है, रमजान में बंधे हुए ना। अब देखो हमारी बन की जोड़ी, अब आपने आना है। अब आप दोनों सर रगड़े, इंशाल्लाह चिंगारी निकलेगी। मैं तो कह रहा हूँ कि आप दोनों आ जाएं, ड्रामे में मजा। मैं तो ये कहूँगा, आप दोनों की दोस्ती को देख कर एक शेर याद आ रहा है, 2 सहेलियां बचपन की, एक 50 की और एक 55 की। नहीं, अभी बात बताओ, ये इनडायरेक्टली आपको कहा है, मुझे नहीं कहा है। ये आप 2 सहेलियां बचपन की बिल्कुल है। और 70 की खवातीन तो 16 और 18 के दरमियान ही रहती हैं, सुपर नहीं जाती हैं। हर औरत मीरा है। उससे पूछो कितने साल की, तो कह रही 19 साल की।
अच्छा, लेडीज का एक कैलकुलेशन मेरे को चारों कंटेंट भी हूँ, वो अपनी एज जो है लीप ईयर के साथ चलाती हैं, हर 4 साल बाद 1 साल बढ़ता है इनका। देखिए जेंट्स भी तो करते हैं, अपनी भी उम्र है। हम तो मासूम है। नहीं नहीं मासूम किस बात के भाई, किस बात के? अभी इन्होंने बताया था मासूम हुआ है जिसको मौका नहीं मिला। अब ये ढूंढ रहे हैं। अब निकाह बदल चुकी है, अब मासूम वो है जिसकी मासूमियत पकड़ी ना गई हो। आपकी शादी हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह। ये मतलब सर का हाल देखकर आपको अंदाजा नहीं हो रहा है इनके सर के बाल गायब में, आपको अंदाजा नहीं हो रहा, आप बोलने शादी। ये तो हमारा प्रोफेशनल लुक है। ये की शादी के बाद ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं, इनकी तो शादी हुई है। शादी से पहले था? शादी मैं आपको बताऊं, मैं आपको तो आप यकीन कीजिएगा, मेरी तो अभी शादी हुई नहीं है। ये देखिए, आपकी शादी नहीं नहीं, फिर ये बेड़ा गर्क कैसे हुआ? ये तो समझो कि यार इसमें कभी अच्छा उम्र भी मेरी सबसे ज्यादा, बेड़ा गर्क भी मेरा हुआ है यार। आज ये पूरा मेरे लिए लिखा गया। ये किसी दौर में नहीं बचे हैं जाकिर भाई, हमेशा कहीं ना कहीं हट करने के जो है ना शिकार हुए हैं। अल्लाह ताला आपकी 1000 साल की जिंदगी करे। आमीन। सब मर जाए तू ही फिर रहा अकेला फिर रहा है। एक आदमी खुद ही रक्षा वाला, खुद ही पैसेंजर, 100 लूंगा नहीं दूंगा, वो जा रहा। क्या मतलब? हाँ, मैं कह रहा था कि ड्रामे के हवाले से मैं जरूर आपके बताना चाहेंगे, तबस्सुस से बताऊंगा कि ईद को जरूर आए। ड्रामा बड़ा जबरदस्त है, हमने बड़े रीजनेबल प्राइस रखा है। जिस तरीके से टैक्सेस बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हुकूमत अपने बजट को ऊपर लेके जा रही, तो हमारे आपके जेब में बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। रीजनेबल टिकट है, हर फैमिली फुल एंजॉय करें आगे। क्या बात है नाज़रीन, ईद हो गई मेरी। 8 कौंसल में ड्रामा है। आप जिसको अपनी ईद अच्छी करनी है भाई, वो उस ड्रामे को ज़रूर मुलाहिज़ा करे कि ईद होगी मेरी। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे फेमस कॉमेडियंस, हमारे साथ रहेंगे। कबल इसके कि मैं इनसे मज़ीद मज़े की गुफ्तगू का सिलसिला का आगाज़ जारी रखूँ, मैं बताता चलूँ एक इंसानियत की खिदमत में पेशो पेश तंजीम जो कि बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही है। भले वो बात की जाए राशन ड्राइव के हवाले से, बात की जाए क्लॉथ्स एक्टिविटीज़ के हवाले से, बात की जाए दीगर खिदमात के हवाले, हॉस्पिटलिटी के हवाले से। कई आबादियों में जाकर ये राशन ड्राइव करते हैं, कई आबादियों में जाकर ये अपने दस्तरखान सजाते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर कई 100 लोगों के लिए राशन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं और अफ्तार दस्तरखान की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ पहले भी हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा होते थे और आज भी हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। जनाब फ़हीम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है फ़हीम भाई? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं, क्योंकि आपकी फुटेज अभी मेरे पास मौसूल नहीं हुई है आज की, मैं उससे पहले जानना चाहूँगा आपसे गुफ्तगू का आगाज़ जिस तरह से हमारा जारी व सारी रहता था कि रोज़ाना की तरह कई दिनों से आप आए नहीं, तो आज भी जो दस्तरखान की सूरत हाल है उसी तरह से? जैद भाई, अब तो माशाल्लाह उससे और मज़ीद जो तादाद थी लोगों की माशाल्लाह और बढ़ गई है। अब तकरीबन माशाल्लाह 1000 से ऊपर चली गई है। और उसमें सबसे माशाल्लाह सबसे अच्छी बात ये कि हमारे पास अब जो फैमिलीज़ की तादाद भी बहुत बढ़ गई है जो हमारे दस्तरखान पे आती है। और जो मैं आपके प्रोग्राम में इतने दिन नहीं आ सका, तो बस उन्हीं की तैयारियों में लगे हुए हैं कि कुछ राशन ड्राइव के सिलसिले चल रहे थे, इसलिए कि हम लोग जो राशन जो लोगों को देते हैं, हम लोग रातों में जाते हैं वो राशन देने। हम लोग दिन में नहीं देते राशन डिस्ट्रीब्यूट करते। हमारा काम ही रात में होता है राशन डिस्ट्रीब्यूशन का। जो हमारे पास लिस्टें बनी हुई हैं, जो हमारे पास लोगों की एप्लीकेशनें आई हुई हैं, उन पे वर्किंग करके हम लोग जो आप हमें बुलाते हैं रात को, जैसे 1 बजे 1:30 बजे, हम लोग 12 बजे निकलते हैं, तो तकरीबन 3-4 बजे हम लोग फिर अपने घर वापसी पहुँच। क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं अभी? जैद भाई, मुश्किलात तो देखें कि लोग बहुत हैं जो इस महंगाई के दौर में। अभी मैं बात सुन रहा था सारों की, माशाल्लाह हमारे मेहमानों की, ये भी खिदमत इंसानियत में पेशों पेश हैं और बहुत अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं हमारे कॉमेडियंस। बिल्कुल नहीं, इनके माशाल्लाह देखता हूँ। और इनके 2 और साथी हैं, अली हसन भाई, इरफान मलिक भाई, वो भी मेरी टीम का हिस्सा है, ज़ेबुन्निसा का हिस्सा है वो, कि हम लोग काफ़ी सारे आर्टिस्ट, फनकार। अब इस महंगाई के दौर में जैसे वही बात है, अगर किसी की तनख्वाह 25,000 है, 30,000 रुपये है, तनख्वाह बढ़ नहीं रही, तनख्वाह वही अपनी जगह है, लेकिन मकान के रेंट बढ़ गए, चीज़ों के कीमतें बढ़ गई। जो पिछले साल मैं एक जो राशन के बैग बनवाता था, वो मेरा पड़ता था तकरीबन 3200-3300 रुपये का, मेरा एक राशन का बैग पड़ जाता था। लेकिन आज वही बैग मुझे तकरीबन 4500 का पड़ रहा है, 4500 का पड़ रहा है। लेकिन उसमें भी आप ये नहीं कह सकते कि मैं बहुत अच्छा दे रहे हैं,
लेकिन उसमें ये कि आपका महीना नहीं, ये भी नहीं कह सकते कि पूरे महीने का दे रहे हैं। ये ऐसा बैग हमने बनाया है और जहाँ से मैंने क्वांटिटी में बनवाया तो माशाल्लाह ऐसा है कि 20-22 दिन 25 दिन आराम से चल जाएगा। कि यार कि इस महंगाई के दौर में जो लोग नहीं कर सकते अभी, उसके साथ साथ हमने बहुत सी ऐसी फैमिलीज है जहाँ छोटे बच्चे हैं, उनके लिए हमने ईदी का इंतज़ाम किया हुआ है। उनके लिए जो हम लोग ने घरों पे वर्किंग है कि उनके यहाँ कितनी बच्चियाँ हैं, कितने बच्चे हैं, किस किस साल के हैं, तो उनके लिए ईद के जोड़ों का हमने एहतमाम हमने शुरू कर दिया है कि ताकि जिस तरह हम अपनी फैमिली के साथ एक ईद मनाते हैं तो हम वो लोग भी अच्छे बच्चे नए कपड़े पहन के देखें। मैं ये कहता हूँ कि गुर्बत है जो भी है, बच्चों का कोई कसूर नहीं है, बच्चों का कसूर नहीं है। अगर तनख्वाह नहीं मिल रही, उसको नौकरी नहीं मिल रही तो बाप का कसूर, यानी बाप का भी कसूर नहीं है, लेकिन बाप मजबूर है बेचारा। लेकिन उसमें बच्चों का कसूर नहीं, कम से कम हम उन बच्चों को वो चीज प्रोवाइड कर सके जो उनके माँ बाप नहीं दे रहे। क्या बात है, वाह। तो इसी चीज पे हम लोग वर्किंग चल रही है, अभी हमारी वही काम चल रहा है। और तमाम वॉलंटियर्स मेरे साथ पूरी टीम जो है माशाल्लाह भी इसी काम में लगी हुई है। और एप्लीकेशन इतनी आ गई है कि हमारे पास राशन के बैकअप खत्म हो गए। देखें, यानी माशाल्लाह डेली इदारे चल रहे हैं, इनके इदारे हमारे, हम सब जितने भी हैं, मैं कसम खुदा की खा के कहता हूँ अगर रियासत इन सब चीज़ों को संभाल ले तो ये सब वेलफेयर का काम ठप कर दे। मैं कहता हूँ अल्लाह करे हम करें ही ना, हम कहीं जाए ना, हमसे नहीं देखा जाता। आप जैसे टैलेंट जब हम लोग रोड पे आना पड़ रहा है, जब ये जाते होंगे तो उनको कितने मुश्किलात दर्द है ना, खिदमत मुझे पता है। भाई, रियासत मजबूत हो जाए, मैं कहता हूँ इस मुल्क में वेलफेयर हो ही ना हो भी। और दूसरी ये चीज के वो लेते भी शर्माते हैं कि बहुत सी ऐसी फैमिली है जैद भाई जिनसे मैं जाके मिला हूँ कि वो बेचारे वो कहते हैं कि यार आप अगर किसी के सामने ना दे तो ज्यादा अच्छा होगा, मेरे पड़ोसी को नहीं पता। ये देखें मेरे दस्तरखान पे 5 फैमिली ऐसी हैं, वो लेडीज नहीं जेंट्स आते हैं अपने 2 बच्चों के साथ, वो दस्तरखान पे वो बच्चों को बैठा देते हैं, खुद नहीं बैठते कि नहीं यार हमने अल्लाह ने सारी जिंदगी अच्छे हालात थे, अच्छे मामलात थे, अभी इस नौबत पे पहुंच गए। तो उन लोगों को जो हम दस्तरखान के बाद हम अपने लड़कों का अलग से जो हम लोग बैठते हैं तो उनको फिर हम अपने साथ बिठाते हैं कि ताकि आपकी इज्जत भी नहीं, हमने उनको अपना वॉलंटियर बना दिया कि आप हमारे साथ मिलकर काम करें, ठीक है ना। तो फिर वॉलंटियर है, फिर वॉलंटियर के लिए फिर जब हम अलग सबको खिलाने के बाद सारा समेटने के बाद फिर हम अफ्तारी करते हैं। हमारे सारे वॉलंटियर जितने हैं कि उस टाइम सिर्फ एक खजूर खाए, एक गिलास पानी पिया और खाना खिलाने में और सारे कामों में लग जाते हैं। उसके बाद फिर जब हम अफ्तार करते हैं तो फिर उन लोगों को अपने साथ बिठाते हैं। आम मुशाहिदे की बात है कि हम अपने घरों में 50-100 लोगों की कोई दावत कर लेते हैं, अफ्तार दस्तरखान लगा लेते हैं, तो बजट आउट हो जाता है लोगों के। इस महंगाई के दौर में आप 500-1000 लोग को रोज़ खाना तकसीम कर रहे हैं, अफ्तार दस्तरखान लगा रहे हैं, तो काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही होंगी। मुश्किलात तो जैद भाई बहुत आ रही है कि देखें हर किसी का, अभी आपने खुद एक बात करी कि 100 लोगों को एहतमाम करते हैं और अगर 120 हो जाए तो बजट आउट हो जाता है। हम जो लड़के हैं, हम 2 से आ रहे हैं, हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है। अल्लाह। और अभी बीच में ऐसा हो गया था कि दस्तरखान बंद हो गया था, हम लड़के रात को 2 बजे तक सिर्फ सर पकड़ के बैठे थे और मेरी आंखें नम हो गई थी कि अल्लाह ये तेरा दस्तरखान लगाया है हमने, हमारे पास कोई ऐसा असबाब नहीं है। हमारी बहुत से बहुत जो कैपेसिटी है, हम लोग 4 से 5 जगह जो 2 यार मिलकर सब जॉब करते हैं। मैं खुद जॉब करता हूँ और डेली जॉब पे जाते हैं और उसके बाद फिर आके सब लड़के हम इतनी तो हम गुंजाइश है। लेकिन अब माशाल्लाह हमारे पास 10 जगह डेली की कम पड़ रही है कि हम लोग उसमें समझ लें 7 बजे 7:05 पे हम लोग वाइंड अप कर देते हैं कि कम से कम हमारे को जो रिक्वायरमेंट है 12 से 13 जगहों की रिक्वायरमेंट है डेली बेसिस पे। अल्लाह। आप तो फुटेज में मेरी डेली देखते हैं कि माशाल्लाह पब्लिक जो हमारी तकरीबन 1000 से ऊपर जा रही है, लेकिन उसमें बरकत ऐसी हो जाती है अल्लाह पाक के सब कोई दस्तरखान से खाली नहीं उठता अल्लाह के हुक्म से। और अल्लाह ताला बेहिसाब बरकतें अता फरमाता है। जी ज़ाकिर भाई कुछ कह रहे हैं। बच्चे बैठ गए और मियाँ बीबी जैसे वो नहीं बैठे और बिल्कुल जाहिर है वो सफेद पोश लोग होते हैं। अच्छा कोई बुरा ना माना तो मैं एक बात कहूँ कि अगर कोई आदमी ऐलान करता है कि जी मैं कोई सूट देना चाहता हूँ या राशन देना चाहता हूँ या कपड़े देना चाहता हूँ, हम फलानी जगह पे हम दे रहे, तो मेरा ख्याल है कि उन लोगों को पहुंचना चाहिए जो वाकई समझते हैं कि उनका हक है अंदर से। मैंने तो कुछ ऐसे लोग भी देखे जिन्हें मैं भी जानता हूँ, वो एंजॉय करने पहुंच जाते हैं, गाड़ी में पहुंच रहे हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं। तो भाई मैंने तो कहा भाई तो बात हमारी कोई बुरा भी ना मान ले, आप देख ले, आपको मन कहता है कि आप
एक बंदे ने कहा जी मैं 500 सूट देना चाहता हूँ, 200 देना चाहता हूँ, तो ठीक है, उसमें जाकर अगर आप कर सकते हैं तो अगर वो 500 दे रहा है तो आप 5 खुद रख कर आ जाए, खुद रख के आ ठीक है ना, अल्लाह ने आपको क्या दिया। बात है, अरे भाई आप तो बच्चों को लेके दे भी सकते हैं, आप सेट हैं बिल्कुल, फिर क्यों लेने के लिए जा रहे हैं, फिर क्यों रश लगा रहे हैं? इस मरतबा मैंने ऐसा कुछ बहुत कुछ देखा मैंने, और मैं उनको जानता भी हूँ। उस चीज में ना जो डिजर्व करता है, जो सफेद पोश बंदा है वो पिसता है, मेरा ये कहना है। जी फ़हीम भाई उसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो ये सफेद पोश तबका है, ये किसी का हाथ नहीं फैलाता। और अभी ईद के बाद, अभी इस वर्किंग में, इस जो मामलात में मैं काफ़ी ऐसी फैमिलियों से मिला हूँ जो वालिदैन की कोई इज्जत नहीं करते, उनको एक कमरों में बंद किया हुआ है। मैं एक ऐसी फैमिली से मिल के आया हूँ कि जिसने अपनी माँ को कमरे में बंद किया हुआ है, वो कमरे से बाहर नहीं आ सकती। अल्लाह, उसको खाना उस कमरे में दिया जाता है। अल्लाह, क्यों नहीं वो बाहर आ सकती? कि उसकी यानी जो उसकी बहू को माँ का चेहरा पसंद नहीं है, तो बेटे ने कमरे में बंद किया हुआ है। अल्लाह, माँ भी तो खैर कमरे से बाहर नहीं आ सकती, वो दोजख से कैसे बाहर आएगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी ईद के बाद मैं इंशाल्लाह जैद भाई के साथ बैठूंगा, और जो हमारे दोस्त अहबाब, इंशाल्लाह मेरी एक अपनी जो जाती नीयत है, ईद के बाद मैं जगह देख रहा हूँ शाह फैसल में एक ऐसा घर, ऐसा ओल्ड एज होम बनाने के लिए, जो ये 25-30 खातूनों से, फैमिलियों से मिल के आए हो। इंशाल्लाह उनको एक छत के नीचे रखेंगे और उनको बच्चों की तरह, यानी उनका बेटा बन के मैं, बिल्कुल मेरी कोई औकात नहीं है मेरे कि आप किसी को कुछ दे सके, लेकिन उनको हम ऐसी तमाम फैसिलिटीज देंगे, उनको उनके औलादों की तरह, यानी माँ बाप की तरह रखेंगे उनको, ताकि उनकी इज्जत भी मौजूद हो, ताकि वो बेटों के हाथ से, बच्चों के हाथ से पिटे भी ना, कि बहू को कुछ बोल दिया तो। असल में इस उम्र में चाहिए क्या होता है उन्हें? ये चाहिए ना, मेडिसिन चाहिए, खाना चाहिए और कपड़े चाहिए। तो जब आपको अल्लाह हिम्मत दे और मौला करे कि आप ऐसे करें, हमारी खिदमत है, तो हम भी, मैं परवेज सिद्दीकी शहनी हाजिर आपके साथ, बिल्कुल आप ये काम करें। वहाँ 1-2 औरतें रख दें जो उनकी देखभाल के लिए काम करें, है ना, ये करना चाहते तो भाई आपको अल्लाह ज़ैबुन्निसा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की खिदमत हम सराहते आए और सराहते रहेंगे, जिस तरह से इनकी इतनी ज़बरदस्त खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अफ्तार दस्तरखान के थ्रू और राशन ड्राइव के थ्रू हॉस्पिटलिटी पे काम कर रहे हैं। इनके ख़ास तौर पे इनके आप जो अकाउंट नंबर्स हैं और कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, इनके पेजेस पे आप लोग मुलाहिजा कर सकते हैं। जो लोग मुखय्यर हज़रात इनको सपोर्ट करना चाहते हैं, बेहनतिया सपोर्ट करें, इस तरह की तंजीमों का साथ दें, ताकि कोई इंसान भूखा नहीं सोए। और ख़ास तौर पे हमारे जाकिर भाई, हमारी जो कॉमेडियन टीम है, परवेज सिद्दीकी साहब भी काम कर रहे हैं, शहनी अजीम आपा भी काम कर रहे हैं। ऐसा है कि हमारे, आपने देखा होगा कि मर्द हजरात तो बहुत काम करते हैं, जी, लेकिन क्योंकि शैनी जो है एक खातून है और घर पे कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, और उसके बावजूद जो है फैमिली, एक खातून का, लेडी का होना, टाइम निकालना, यकीन कीजिएगा। अब हमसे ज्यादा जो हम कहीं जाते तो शैनी हमारे साथ होती है, जो फैमिली हमसे बात नहीं कर सकती ना, वो शैनी से ज्यादा बात करती है। शैनी के पास अब ज्यादा फोन आते हैं, लेडी के ज्यादा फोन आते हैं, फैमिलियों के ज्यादा फोन आते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम ज़ैनब वेलफेयर के हवाले से काम करते हैं, और ये मैं कहता हूँ कि शैनी जो है पूरे साल, ये आगे जो सरजानी से आगे का इलाका है, उसमें ये और उनका बेटा है, हनी है, नोमी है, तो ये मिलके माशाल्लाह अपनी गाड़ी है, 2-4 गाड़ी है इनके पास, अपनी गाड़ी है, तो ये कुछ ना कुछ पूरे साल जो है उन इलाकों में जाके अपने अल्लाह ताला और मज़ीद आप लोगों को इस तरह से लोगों की खिदमत में पेश आने की तौफीक अता फरमाए। और नाज़रीन, जिस तरह से ज़ैबुन्निसा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को आप लोग सपोर्ट करते हैं, करें, मेरी इल्तिमास है, ये इल्तिजा है। उस तरह से ज़ैनब वेलफेयर को भी आप लोग बेइंतहा सपोर्ट करें, इनका साथ दें। इनके भी कॉन्टैक्ट नंबर आप इनके सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू आप लोग मुलाहिजा कर सकते हैं और इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे साथ अब्दुल वहाब भाई मौजूद हैं, जो कि अब्दुल वहाब एदी साहब टैक्स एडवाइज़र हैं, बिज़नेस कंसल्टेंट हैं, पाकिस्तान ग्रुप से बड़ा अहम ताल्लुक़ है इनका। अब्दुल वहाब भाई, मैं चाहता हूँ ब्रेक पे जाने से कबल आपसे एक पब्लिक मैसेज कन्वे हो जाए। रमज़ान मुबारक में आज हमारे अशर मक़फ़रत में आप ख़ास तौर पे हमारे मेहमान बने, आपका आने का बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन को, देखने वालों को आपकी तरफ से कोई पब्लिक मैसेज कन्वे हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैद भाई, आपने बुलाया, इस काबिल समझा, और इंसान की कोई औकात नहीं, अल्लाह इज़्ज़त देता है। बाकी रमज़ान का महीना है, बरकतों का महीना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो शहर है, इस शहर कराची जो है, वो कभी भी गरीबों की मदद करने में, इनकी हेल्प करने में कभी पीछे नहीं हटा।
ना सिर्फ वो टैक्स देने में आगे रहा है बल्कि फलाई काम में भी बहुत आगे रहा है अब्दुल्ला। माशाल्लाह। तो इस काम को रुकना नहीं चाहिए, बल्कि इस काम से आप अपनी, जैसे ये बता रहे थे, अपनी काविशों को सामने लाएं, दूसरों को मोटिवेट करें, पूरा मुल्क बाहर आए, एक इस्लामी रियासत बने और अपने अपने तौर पर जो जितना कर सकता है, क्योंकि देखिए हर एक की अपनी एक ताकत है करने की। ये 1000 को कर रहे हैं, ये 500 कर रहे हैं, आप 400 कर रहे हैं। तो ये अगर इस तरह से एक दरिया में कतरा डालना शुरू करेंगे तो समंदर दरिया बनता है पूरा। तो अपना अपना जो कदम कर सकते हैं सब अपने जवाब में कहते हैं कॉर्पोरेट जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR जो है हमें करना चाहिए और बिल्कुल करना चाहिए। और ये महीना तो ऐसा महीना है कि आप अगर एक नेकी करेंगे तो आपको उसको 70 गुना 700 गुना भी स्वाब मिलेगा। और इस वक्त पोषण माशाल्लाह से ऐसी है हमारे मुल्क की कि अब हमारा मुल्क रिवाइव हो रहा है और एक अच्छी तरक्की तरफ जा रहा है। तो आपकी ये छोटी जो काविशें हैं लोगों को खड़ा करने के काम आएंगी कि उनको आप रोज़गार दें, उनको मौके दें। जैसे उन्होंने कहा ख़वातीन के लिए क्या चीज़ें मौजूद हैं, स्टार्टअप्स का काम है, लेडीज़ घर में बैठ कर काम करती है। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, लोग मीडिया ऑनलाइन जो है स्टोर्स बनाए हुए हैं, स्टार्टअप्स किए हुए हैं, लेकिन उनको चाहिए सरमाया, उनको चाहिए एफर्ट्स। राशन देने से आप एक महीना राशन देंगे, वो खाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। आप कोशिश करें कि उनको स्टार्टअप्स की तरफ लाएं, उनको वो सरमाया दें ताकि वो आगे अपना रुज़्क़ खुद बनाएं। मछली खिलाने से अच्छा है कि मछली पकड़ना सिखा दो। मछली पकड़ना सिखा दो, कितनी अच्छा मिसाल दी। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं थे अब्दुल वहाब एदी साहब, हमारे नशरियात का हिस्सा थे, हमारे आज के मेहमान भी थे। और फ़हीम भाई आप तशरीफ़ फरमा हुए। फ़हीम शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरह से खिदमत इंसानियत का दर्ज दिया। और नाज़रीन हमारे साथ ख़ास तौर पे हमारी कॉमेडियन मौजूद थी और हमारे मुल्क का सरमाया जनाब शहनी अज़ीम साहिबा, आपका आने का बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ लाने का। नाज़रीन हमारे साथ जो मैंने बताया था आज मज़े मज़े के कंपटीशन राउंड भी हैं, हमारे जो स्पीच कंपटीशन होते हैं उसमें बड़ी अच्छी कारकर्दगी लोग नुमाया करते हैं, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, यूथ है, और हमारे जजेस भी हमारे साथ होते हैं। तो आप लोग मुलाहिज़ा कर सकेंगे। और आज हमारे उसके जज भी एज अ जज जाकिर मस्ताना भाई और परवेज़ सिद्दीकी साहब भी उस कंपटीशन राउंड का हिस्सा होंगे। और नाज़रीन कबल इसके कि मैं आपसे वो कंपटीशन राउंड की तरफ लेकर जाऊँ, मैं चाहता हूँ एक मुख्तसर सा वक्फ़ा ले लेते हैं। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा मैंने आपको बताया था आज जो हमारे साथ कंपटीशन राउंड होने जा रहा है और आज राउंड है कंपटीशन का 5वां राउंड जो कि स्पीच कंपटीशन है। और आज हम देख सकेंगे बच्चों की क्या तैयारियां हैं, किस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत अच्छी आपने जिस तरह से मुलाहिज़ा करी, बहुत अच्छी एफ़र्ट्स लोग करते हैं स्पीच कंपटीशन में, नात ख़ानी कंपटीशन में और ख़ास करके क्विज़ कंपटीशन में। और हमारे साथ मज़े मज़े के जजेस भी मौजूद होते हैं। और आज उसी प्रोग्राम को, उसी कंपटीशन को जज करने के लिए जो हमारे साथ हमारी शख्सियत मौजूद हैं, जनाब तला आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तला भाई, क्या हाल हवाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जो आज हेयर स्टाइल बनाया हुआ है वो आपका ऐसा लग रहा है चीन से जापान की तरफ जा रहा है, तो ये स्पेशल ये मेहरबानी है दिनेश भाई की, उनकी मोहब्बत है। वो कह रहे हैं कि आज मैं खुद ही जो है ना आपको तैयार करूंगा। इनको थोड़ा क्लोज लेके दिखाएं इनका, मैं चाहता हूँ हेयर कट इतना खूबसूरत बनाया हुआ है। और धनेश हमारे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं और हमेशा आर्ट कहीं ना कहीं इस तरह से नुमाया होता है उनका। तो आज मैं चाहूँगा देखिए क्रिएटिविटी, असल में क्रिएटिव आदमी है ना वो, क्रिएटिविटी दिखाते हैं वो। क्या बात है, क्या बात है। देखिए नाज़रीन बेहतरीन बेहतरीन। तला आलम भाई के साथ हमारे साथ मौजूद हैं, इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट में भी इनका किरदार है। जनाब मेहदी अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेहदी भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और ख़ास करके जो इस प्रोग्राम को लीड कर रही हैं और कंटेस्टेंट और पार्टिसिपेंट्स इन्हीं को कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं और ये तैयारियां भी करा रही होती हैं, टॉपिक्स भी डिसाइड कर रही होती हैं कंपटीशन के। सैयदा सुकैना साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। क्या तैयारियां इस टीम की? आज टीम की बहुत अच्छी तैयारियां हैं। हमारे साथ 4 पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। और आज का टॉपिक है छाई है मौत ज़मीरों पर। छाई है मौत
गरीबों पे, ज़मीरों पर जिस तरह लोगों के ज़मीर मर चुके हैं और जो गरीबों का हाल हो रहा है मुल्क में, तो उस हिसाब से अब हम देखेंगे कि हमारे मुकर्रीरीन जो हैं वो कैसे इस मौजू को समेट। क्या बात है नाज़रीन, हमारे जो 4 कॉन्टेस्टेंट हमारे साथ हर कंपटीशन में मौजूद होते हैं, 4 से 5, आज भी 4 मौजूद हैं। उनका अगर पहले का मैं तारुफ़ कराता चलूँ तो मोहम्मद आतिश सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। कबल इसके कि मैं कंपटीशन राउंड का आगाज़ करूँ, मैं बताता चलूँ जो आज हमारे ब्रांड पार्टनर्स हैं और जो गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं उनके मैं नाम बताऊँ आपको। इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन हमें सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान बिजनेस क्लब फोरम हमें सपोर्ट कर रहा है, द ब्यूटी मार्क सैलून हमें सपोर्ट कर रहा है, एहसान ऑयल एंड गैस कंपनी हमें सपोर्ट कर रहा है, फॉरेन एंड एयर प्रोडक्ट्स हमें सपोर्ट कर रहा है, खान फूड्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिका, ज़ैबुन्निसा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, अलमास हमीरानी, फिब्बी चाय, डीजवू मेल कलेक्शन जिनके ड्रेसेस मैं वेयर करके आपके सामने हाजिर होता हूँ, नेक्स्ट 360 इंस्टीट्यूट सर्विसेज फाउंडेशन, नवेद अहमद मेल कलेक्शन और ख़ास करके आज जो गिफ्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे जज भी आज के प्रोग्राम के जनाब जाकिर मस्ताना साहब, परवेज़ सिद्दीकी साहब, शैनी आपा, अल मुसव्विर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के गिफ्ट्स हैं हमारे साथ, हर पल ताज़ा चाय के गिफ्ट्स हैं हमारे साथ, इनके साथ जाएंगे। नाज़रीन अब मैं चाहूँगा कि आइए कंपटीशन राउंड का आगाज़ करते हैं और जो हमारे पहले कंटेस्टेंट हैं मोहम्मद आतिश सिद्दीकी, आतिश साहब से जानते हैं सबसे पहले तो। इतना अच्छा और मुनफरिद नाम मोहम्मद आतिश भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आतिश का मतलब क्या है? सुबह का उजाला। सुबह का उजाला, माशाल्लाह। तो आज आप सुबह के उजाले की तरफ ही हम लोग रवा दवाएँ, तो आगाज़ करें, बिस्मिल्लाह करें। इजाजत? मैं आज से 1400 साल पहले का दौर देख रहा हूं, जहां चांद की मीठी मीठी चांदनी जमीन की सतह को चूम रही है, प्यारो मोहब्बत के झोंके चल रहे हैं, मस्जिदों में अल्लाह अकबर की सदाएं गूंज रही हैं कि सदरे आली वकार। अचानक मैं नींद से बेदार होता हूं और अपने आप को 21वीं सदी के जंगल में खड़ा देखता हूं, जहां नफ्सा नफ्सी का आलम है, जुल्म बर्बरियत की इंतहा हो चुकी है, गोया एक बार फिर यजीदियत जन्म ले चुकी है कि सदरे आली वकार यहां मस्जिदों में अल्लाह अकबर की सदाओं के बजाय गोलियों और बारूद की आवाजें गूंजती हैं कि यहां सदरे आली वकार। हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम है कि जनाबे वाला यहां वो बेहिस जो अपने जमीरों पर छाई है मौत, कि जिन्होंने एक मां से उसकी ममता छीन ली, कि जिन्होंने एक बहन से उसका शाजेब छीन लिया, वो भाई जिसे अपनी बहन को मुकद्दस किताब के साए तले रुखसत करना था, कि सदरे आली वकार वो जमीर जिन पर छाई है मौत, जिन्होंने मजहब और लसानी जबानों के नाम पर तफरीक बर्पा कर दिया, वो बेजमीर जो अपनी हविस की भूख मिटाने के लिए किसी की मां, किसी की बेटी और किसी की बहन की इज्जत को तार तार कर देते हैं, कि सदरे आली वकार हमारी सियासी, सकाफती और माशरती पॉलिसियां अगियार की सोचों का शाखसाना बन चुकी हैं और हम बेजमीर आजाद होने का तसव्वुर लिए बैठे हैं। वो बेजमीर जो अपने माथों पर रिश्वतखोरी का सेहरा सजाकर मकतूल को कातिल साबित कर दिया करते हैं, तो सदरे आली वकार जबानें कट चुकी हैं, जमीर बिक चुके हैं, हरम रुस्वा हुआ अले हरम की कम निगाही से, कि यहां छाई है मौत जमीरों पर, कि सदरे आली वकार। फिर मैं क्यों ना कहूं, मुझे नफरत है अपनी इन आहों, सिसकियों, चीखों और कराहों से, अपने नालों से, अपनी फरियाद से, अपनी बेबसी और बेहिसी से, जिस्म से लिपटी जंजीरों से, पाँव में जकड़ी जंजीरों से, गर्दन में लटके तौके गुलामी से, हाथों में थामे कशकोल से। मुझे नफरत है अपनी जबान से जो बेजमीरों के सामने अपनी फरियाद सुना रही है, जिसे मालूम है कि छाई है मौत जमीरों पर, कि छाई है मौत जमीरों पर। क्या बात है, क्या बात है। मोहम्मद आतिश सिद्दीकी हमारे पहले कंटेस्टेंट हमारे साथ मौजूद थे कि अच्छा ये मौत ज़मीरों पर इनका टॉपिक है। मोहम्मद अब्बास हमारे सेकंड कंटेस्टेंट हैं, आइए जानते हैं कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं मोहम्मद अब्बास साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कहाँ से ताल्लुक़? मोहम्मद अब्बास, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, जामिया कराची। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, आगाज़ करें। जिस तरह दीमक
लकड़ी को खा जाती है, उसी तरह नीयत ज़मीर को खा जाती है। सदर अली वक़ार, खुदा हमारे ज़मीर की हिफाजत करे कि अब ऐसे किसी तख्ते को हमें अपने मकान के माथे पर नस्ब कर देना चाहिए। जी वक़ार, हम उस ख्वाब की ताबीर के लिए निकले थे जहां हमें अपने हाल को, अपने मुस्तकबिल के मंसूबे सुनाने थे, मगर हुआ क्या, हमें ख्वाब सब दिखाए गए मगर हकीकत सिर्फ सुर्ख, फ़कत सुर्ख और सुर्खी मिली कि अक़वामे मुत्तहिदा के परनालों से उम्मत मुस्लिमा का लहू बहा। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग पर मातम करने वाले शाम व बर्मा में जलते मुसलमानों का गढ़ देखकर खामोश, क्योंकि छाई है मौत हमारे ज़मीरों पर। जी वक़ार, आज़ादी किसी अक़वामे मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल की पाबंद नहीं, बल्कि आज़ादी अपने ही लहू में डूब जाने का नाम है। आज़ादी का सूरज सितारों की सूरज जगमगाने वाले शौदा के लहू से तुलू हुआ, मगर अफसोस इस कौम के ज़मीर मर चुके कि जिस कौम ने इतने शहीद दिए हों। साहिवाल में मासूम बच्चों के सामने कानून की हिफाजत करने वाले कानूनी दरिंदों ने उनके वालिदैन को कत्ल किया, मगर हम खामोश, क्योंकि छाई ये मौत हमारे ज़मीरों पर। कश्मीर जन्नत नज़ीर पर खंजर रवा होते देखा, मगर हम खामोश, क्योंकि छाई ये मौत हमारे ज़मीरों पर। मियांवाली में इब्ने हव्वा की पैदाइश पर उसको गोलियों से छलनी करते देखा, मगर हम खामोश, क्योंकि छाई ये मौत हमारे ज़मीरों पर। सदर अली वक़ार, इस कौम का ज़मीर मर चुका है। जी हाँ, इस कौम का ज़मीर मर चुका है। जिस कौम ने कश्मीर जैसी वादियों में कत्ल होते देखा मगर खामोश रहे, जिस कौम का ज़मीर इतना मर चुका कि शायर ने क्या खूब कहा, झलक रही हैं फ़ज़ाएं लहू की धाड़ में, तड़प रही हैं वादियाँ तुम्हारे इंतज़ार में। उठो उठो के जुल्म ज़्यादती का इंसदाद फ़र्ज है, गर जिहाद अब नहीं तो कब जिहाद फ़र्ज है। रमज़ान में मांगी दुआओं पर कुन की रहमत बरसती है। सदर अली वक़ार, तो उठाइए हाथ और हयाते ज़मीर के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि मुर्दा खानों में पड़े मुर्दों से बदतर हैं ज़मीर मुर्दा परस लोग। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब्बास, मोहम्मद अब्बास, आपके सामने आप मुलाहिज़ा कर रहे थे जो हमारे सेकंड कंटेस्टेंट है। नाज़रीन, अब हमारे थर्ड कंटेस्टेंट है, आइए जानते हैं इनका ताल्लुक़ कहाँ से है। नाम है इनका शराज़ अली, और जो हमारे थर्ड कंटेस्टेंट हैं जनाब शराज़ अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? जामिया कराची। माशाल्लाह। मैं चाहता हूँ आगाज़ करें। इब्ने आदम को तो नफ्स मारने का हुक्म मिला था, मगर हम तो अपने ज़मीर मार बैठे। सदर ज़ी वक़ार, कि जब निगाहों पर हिर्स व हवस की पट्टी बन जाए तो इंसान मुर्दा ज़मीरी की जानिब पहला कदम उठाता है। और ये बात तो अटल हकीकत है कि निगाहों पर हिर्स व हवस की पट्टी के बन जाने के बाद इंसान अपने ज़मीर का गला घोंट कर खुद को इंसानियत के दर्जे से नीचे गिरा लेता है। कि जब हिर्स बेटे पैदा करने की हुई तो हमने 6 दिन की बेटी को कत्ल करके बेज़मीरी का मुजाहिरा करते हुए ज़माने जाहिलियत को फिर से फरोग दिया। कि जब हिर्स गुलामी की हुई तो फिर हमने गुस्ताखे रसूल पर खाके बनाने वाले मुल्क को जवाब देने के बजाय बेज़मीर होकर अपनी ही रियाया पर डंडों की बरसात कर डाली। कि जब हिर्स दौलत की हुई तो फिर थर में मासूम लोगों को भूख से मरने के बजाय हमने अपने बैरून मुल्क असासे बना डाले। कि जब हिर्स हमें जाती मफाद की हुई तो फिर हमने ज़मीर फरोशी करते हुए अरकाने असम्बली को खरीद कर मुल्की मफाद भूल कर इस मुल्क में तहरीक अदम एतमाद चला डाली। कि जब हिर्स इख्तिदार की हुई तो फिर हमने बेज़मीर होकर इस मुल्क के मुकद्दस आइन को तोड़ने के बाद असम्बलियां तहलील कर डाली कि जनाबे वाला हर साहिब इख्तिदार से लेकर हर आम आदमी तलक अपनी हिर्स की लालच को पूरा करने के लिए इस मुर्दा ज़मीरी के पाताल में उतरा। और नतीजतन कोनो मकान ने हमें ये कहते हुए धुतकार दिया कि 4 सम थे, रोजो शब तमाशा है, ये एहतजाज ये नारे सब तमाशा है। हम ऐसे लोगों की पहचान मजमाबाजी है, हम ऐसे लोगों का नामो नजब तमाशा है। नजर में कारे हवस और ज़बा पर जिक्र सवाब के आज बरसरे मिंबर
अजब तमाशा है कि आज बरसरे मिंबर अजब तमाशा। बात है। मोहम्मद शराज अली साहब हमारे साथ मौजूद, जो कि थर्ड कंटेस्टेंट थे हमारे। नाज़रीन, अब आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे हमारे जो चौथी कंटेस्टेंट और लास्ट पार्टिसिपेंट हैं मोहतरमा हुरिया नूर। तो आइए जानते हैं ताल्लुक़ कहाँ से रखती हैं, कहाँ से तशरीफ़ लाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कहाँ से तशरीफ़ लाई हैं? हाफिज़ुर रहमान स्कूल से ताल्लुक़ है, माशाअल्लाह। मैं चाहता हूँ आगाज़ करें, बिस्मिल्लाह। जब ज़मीर मर जाए तो उस मुर्दा लाशे से दोगलेपन का ताफुन उठने लगता है सदर आली वक़ार। निगाहें वहीं ठहर जाती हैं जहां मफाद वाबिस्ता हो, और लब उसी के लिए हिलते हैं जहां वाबिस्तगी हो, वरना कोहराम मचता है, आहो बुका उठती है, मगर ज़मीर सोए रहते हैं। यूक्राइन मजालिम की लपेट में है। इंसानियत का सवाल है कि सदर आली वक़ार जीज की गाड़ी आगे बढ़ती है। माह मुक़द्दस बरकात का नुज़ूल के यकायक गोलियों की तरतराहट की गूंज, मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर तशद्दुद, निगाहें अक़वाम आलम पर, सवाल सवाल जवाब नदारो। सो हम कलिमाए गोई के मुजरिम ये जान लेते हैं कि छाई है मौत जमीनों पर। ताकत का नशा जमीर के लिए समय कातिल साबित होता है सदर आली वक़ार। ये नशा बेरहमी से शहरों के शहर एटम बम की नजर कर देता है। नशा मोशी ताकत कहो तो सूद के जाल में जकड़ कर बेबसी का लुत्फ लिया जाता है। जमीर बेअसर। नशा इक्तिदार कहो तो किसी को सिग्नल तोड़ने पर, किसी को इलाकियत पर, किसी को कौमियत के बिना पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। जमीर बेअसर। नशा अगर मर्दानगी की ताकत कहो तो कहीं नूर मुकद्दम, कहीं 7 रोजा मासूम कली को बेदर्दी से मसल दिया जाता है। जमीर बेअसर। कि सदर आली वक़ार जहां इंसाफ के रखवालों की तनी गर्दनों तक फरियादी की रसाई ना हो, जहां जागिराना खून जब जोश मारे तो सिन्फ़े नाजुक मुर्दा रूहों को जिस्मों के गारों में बंद कर लेती है। कि जहां भूख बाप को अपने बच्चों पर छुरियां पहनने पर मजबूर कर दे, और साहिबे सरवत के गोदामों में रिस्क हशरात की खुराक बन जाए, तो मैं ये कहती हूँ कि छाई है मौत जमीनों पर। इसलिए कोई आह, कोई फरियाद, कोई चीख असर नहीं कर पाती कि कोई बरहना पाहे, कोई सर बुरीदा है, कोई पहलू शिकस्ता, कोई दामन दरीदा है। हमारी बेबसी पर जिंदगी भी आबदीदा है। हमारी बेबसी पर जिंदगी भी आबदीदा है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे अंदाज में हुरिया नूर पेश कर रही थी आपके सामने। मैं चाहता हूँ अब हमारे साथ हमारे जजिस मौजूद हैं, जजिस के डिसीजन पे आते हैं और जानते हैं कि आज नेक्स्ट राउंड के लिए कौन खुश नसीब क्वालिफाई करा है। जी तलालम भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फैसला सुनाने से पहले सिर्फ मैं चाहूँगा कि चारों मुकर्रीन अगर सामने आ जाएं, हाँ। ताकि हम उनकी गलतियां भी बता दें और जस्टिफाई हो जाए, क्योंकि हम 2 मुकर्रीन को जो है वो आगे लेकर जाएंगे अगले मुकाबले में, जो हमारा सेमीफाइनल होगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो मुकर्रर आए मोहम्मद आतिश। देखिए, जब आप को कंटेंट लिखना हो तो कोशिश ये किया कीजिए कि आपके जो पिछले मवाद है या पिछली तकरीर का मवाद है उसको शामिल ना करें। शुरू में आपका जो है वो 1 मिनट या 1.25 मिनट आपकी किसी दूसरी तकरीर का हिस्सा था जो कि बिल्कुल इररेलेवेंट था, रेलेवेंट नहीं था। इसके साथ ही जो है वो आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया लसानी जुबानों की वजह से। या तो आप कर लें कि जुबानों की वजह से, या आप कर लें लिसानियत की वजह से। लसानी जुबानों ये जो है वो एक जैसा लफ्ज है जैसे हम कहते हैं ना कि मैं सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ, या शबे बारात की रात, ठीक है, वो तो उस तरह से देख ले। फिर आपने कहा कि हमने ऐसी सियासी, समाजी और माशरती पॉलिसियां बनाई हैं। पॉलिसियां जो है वो अंग्रेजी का लफ्ज है, आप हिकमत अमली का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर होता। आखिरी का मवाद भी आपका कमजोर हो गया और आप वक्त से भी तजावुज कर गए। 2 मिनट 43 सेकंड पर आपकी जो है वो तकरीर खत्म हुई। जबकि दूसरे जो हमारे मुकर्रर आए मोहम्मद अब्बास भाई, आपने जो आगाज किया था, यकीन जाने आपके जो 1 मिनट 32 सेकंड थे उसने बहुत मुतासिर किया। मेरे साथ बैठे हुए जो हमारे मौजूद मेहमान है ये भी इस चीज को बहुत ज्यादा रियलाइज कर रहे थे, मगर बदकिस्मती से आपका फंबल आया, और फंबल आने के साथ साथ आपका जो वजन है जुमले का वो भी आपने इस तरह से तोड़ दिया।
उन्वान था आज का, या आज का मौजू था छाई है मौत जमीरों पर, लेकिन आप उसमें जब एडिशनल ऐड कर रहे थे ना छाई है मौत हमारे जमीरों पर, उसकी जरूरत नहीं थी, हमारे से वजन खत्म हो रहा था जुमले का, जिसकी वजह से भाई मैं चाहूंगा थोड़ा सा तमहीर बांधने से कबल हम नेक्स्ट जो कंटेस्टेंट हैं उनके अनाउंसमेंट की तरफ आए। उनमें इतनी ज्यादा जो है वो कोई खराबी नहीं थी, सॉरी उनमें इतनी ज्यादा गलतियां नहीं थी, बस ये है कि थर में भूख से मारने के बजाय वो आपने शायद जुमला जो है वो आपका मिस हो गया। बहरहाल आज हमारे साथ जो है वो 2 मुकर्रीन आगे जा रहे हैं जो सेमीफाइनल में इंशाल्लाह नजर आएंगे, माशाल्लाह हुरिया नूर और शिराज अली। हुरिया नूर और शिराज अली, माशाल्लाह आप लोगों को बहुत मुबारक हो, नेक्स्ट कंटेस्टेंट के लिए आप लोग क्वालिफाई हो गए हैं राउंड के लिए। अब हमारे साथ जो हमारे और जजेस मौजूद हैं और हमारी इंडस्ट्री के सितारे भी हैं, हमारी शीनी अजीम आपा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या राय है आपकी? बिल्कुल सही कहा, जब जजिस ये हैं तो ये बेहतर समझ सकते हैं, और हमारी दुआएं कि जो भी आज कामयाब हुए हैं वो आगे भी इसी तरह कामयाब रहे। आमीन आमीन। परवेज सिद्दीकी साहब आपकी क्या ख्याल है? मेरी उर्दू तो इतनी अच्छी नहीं है जिस तरीके से सलीस उर्दू का इस्तेमाल इन्होंने किया है। बहरहाल मुकर्रर बड़े अच्छे थे, इनकी जो बीच में ही बच्चा है वाइट शलवार के, इसकी आवाज़ में भी दम है माशाल्लाह, बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी। उस बच्ची ने तो कमाली करके बेहतरीन, कोई फंबल नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, बाकी लफ्ज़ों के हेर फेर ये अच्छी तरीके से जानते मुकर्रर रहेंगे, तो हम तो हंसाते हैं लोगों को, और ये जो है वो माइल करते हैं अपने स्पीच से अपनी तरफ, लोगों को अट्रैक्टिव करते हैं। क्या बात है, क्या बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन सबके लिए। जो रह गए वो कोई बात नहीं, जिंदगी बहुत तवील, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, सेहत दे, फिर आगे इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। जाकिर मस्ताना साहब आपकी क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं परवेज़ की बात इत्तेफाक करता हूँ कि एक से बढ़ के एक है ये, और आज प्रोग्राम में रह जाने का मकसद ये नहीं है कि मैदान आगे और नहीं है, और बिल्कुल आपने सही फैसला किया होगा, समझते हुए देख के किया होगा, क्योंकि यही फैसले होते हैं, और अगर ये फैसले आया इतना बड़ा वो नहीं है, फैसला अगर हो हक में वो तो नजर आता कि जी हक में फैसला हुआ, लेकिन जो अगर किसी की गलतियां ना बताई जाएं तो फिर वो आगे जाकर जो है वो बहुत गलतियां जो है वो मसला बन जाती है, फिर पीछे रह जाती है। गलतियों के बाद ही निखार आता है। वैसे चारों बहुत अच्छे थे, और लेकिन जो 2 हैं और वो भी माशाल्लाह, फिर इंशाल्लाह आगे भी प्रोग्राम है, और आगे भी आप लोग कई जगह जाना है आप लोगों ने, माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत आला। चले तमाम जजेस का मैं शुक्रगुजार हूँ, बिलखुसूस जाकिर मस्ताना साहब आप तशरीफ़ लाए, परवेज़ सिद्दीकी भाई आप तशरीफ़ लाए, शैनी आप तशरीफ़ लाए, ताला आलम भाई हमारे तशरीफ़ फरमा हुए, मेहदी अब्बास भाई, सैयदा सुकैना, आप तमाम जजेस साहिबान का और कोऑर्डिनेटर जो इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तमाम लोगों का आने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप जिस तरह से मोहब्बतों का इजहार करते हैं, अपने ख़यालात का इजहार करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, लाइक कमेंट्स के थ्रू, इस तरह से मज़ीद मुझे उम्मीद है कि आप लोग सराहेंगे। अब हम मिल सकेंगे आपको अपने अगले सेगमेंट में, कबल इसके कि हम उस सेगमेंट की तरफ जाएं, मैं चाहता हूँ एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।